नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल सरकारी भारत में। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं, आपने थंबनेल पर देख ही लिया होगा, जो साइंस के 333 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ये वो प्रश्न है जो कि आपकी परीक्षाओं में बार बार पूछे गए हैं, चाहे आप एसएससी का एग्जाम देते हो, एसएससी एमटीएस हो, सीएचएसएल हो, सीपी हो, जेई हो, सीजीएल हो, कोई भी एग्ज़ाम हो एसएससी का। रेलवे के जो एग्ज़ाम हैं, एनटीपीसी, ग्रुप डी, टेक्नीशियन, एएलपी, जेई, जितनी भी रेलवे के एग्ज़ाम्स हैं, और जैसे पुलिस के एग्ज़ाम होते हैं, यूपी पुलिस, राजस्थान पुलिस, दिल्ली पुलिस, इस प्रकार से, और टीचिंग के जितने भी एग्ज़ाम हैं, उन सभी एग्ज़ाम्स में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं, साइंस के जो क्वेश्चन आपसे एग्ज़ाम में पूछे गए हैं, उन सभी क्वेश्चंस को मैं आपके लिए लेकर आया हूं। और एकमात्र इस वीडियो को कर लीजिए, आपका साइंस में 5 नंबर आपके एग्ज़ाम में कहीं नहीं गए हैं, ये मान लीजिए। 5 नंबर का आपको यहाँ से पेपर में मिल जाएगा, और क्वेश्चन फंसेंगे आपके डायरेक्टली, क्योंकि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन बहुत फंसते हैं। बस आपको इसी को करना है, एक बार कर लो, 2-3 बार कर लो तो बहुत अच्छा बात है। चलिए स्टार्ट करते हैं, समय न बर्बाद करते हुए। चलिए फ्रेंड्स, तो स्टार्ट करते हैं। आज का अपना पहला सवाल है, पृथ्वी की सतह से ऊपर जाने पर वायुमंडलीय दाब। देखिए, पृथ्वी की सतह की बात करें तो ये पृथ्वी है मान लीजिए, और इसकी ये जो सतह होगी, और इस सतह से ऊपर जाने पर कई सारे मंडलों में इसको बांट दिया गया है। तो यहाँ पर तो यहाँ पर हम देखेंगे तो जो सबसे निचली सतह होती है, इसको बोलते हैं क्षोभ मंडल। क्या बोलते हैं? क्षोभ मंडल बोलते हैं। इसके बाद जो आती है उसको बोलते हैं समताप मंडल। उसके बाद आयन मंडल, जिसे हम ओजोन मंडल के नाम से भी जानते हैं। और इसके बाद आता है आपका, हाँ, ओजोन मंडल, आयन मंडल, और फिर इसके बाद आता है बहिर्मंडल। हाँ, इसको हम मध्य मंडल के नाम से भी जानते हैं, जो आयन मंडल होता है। क्लियर है? तो कुल मिलाकर 5 मंडल यहाँ पर आपको देखने को मिल जाते हैं। सबसे ऊपरी परत जो परत के रूप में देखने को मिलता है वो होता है बहिर्मंडल, और सबसे पहली जो सतह होती है लगभग 18 किलोमीटर के करीब ऊपर होती है, से शुरुआत हो जाती है, और ये होती है आपकी क्षोभ मंडल। तो पृथ्वी की सतह से ऊपर जाने पर जो वायुमंडलीय दाब है वो क्या होता है, धीरे धीरे कम होने लगता है। तो आपने देखा होगा, पहाड़ों की जो ऊंचाइयां, चोटियां होती हैं, उन पर सांस लेने में थोड़ी सी दिक्कत होती है। उसका कारण भी यही वायुमंडलीय दाब ही होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायुमंडल में नहीं पाया जाने वाला अक्रिय गैस है। प्रश्न बनता है, अक्रिय गैस कौन सी है? देखिए, मेंडलीफ की आवर्त सारणी की बात करें, तो ये परमाणु भार के आधार पर थी। मोजली की आवर्त सारणी की बात करें तो कुल मिलाकर इसमें कितने वर्गों की बात की गई है? 18 वर्ग की बात की गई है। कितने वर्गों की बात की गई है? 18 वर्गों की इसमें बात की गई है। यहाँ पर अगर देखें, 18वां जो वर्ग होता है, 18वां जो वर्ग होता है इसमें, ये जो 18वां वर्ग होता है, इसमें आती हैं अक्रिय गैस। क्या आती हैं? अक्रिय गैस इनमें आती हैं। तो अक्रिय गैसों की बात करें, कौन कौन सी अक्रिय गैस होती हैं, तो आपको याद करना है, हेमा, नेहा, आरती, कीर्ति, एक्जीरन हो गए। सभी के सभी जो जितने भी अक्रिय गैस है सभी हो गई। हेमा, नेहा, आरती, कीर्ति, एक्जीरन। हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनॉन और रेडॉन। क्लियर है? तो आपको इसे पता होना चाहिए। इसमें अगर बात करें वायुमंडल में नहीं पाई जाने वाली, देखिए हीलियम आपका पाया जाता है, नियॉन पाया जाता है, आर्गन पाया जाता है, क्रिप्टॉन पाया जाता है, जीनॉन भी पाया जाता है। लेकिन जो रेडियो एक्टिव पदार्थ होता है, रेडॉन, रेडॉन क्या होता है? रेडियो एक्टिव पदार्थ होता है, और यह वायुमंडल में नहीं पाया जाता है। तो प्रश्न आपसे पूछेगा, वायुमंडल में कौन सी अक्रिय गैस नहीं पाई जाती है? रेडॉन नहीं पाई जाती है। क्यों? क्योंकि इसका कारण है, क्योंकि यह एक रेडियो एक्टिव पदार्थ भी होता है, रेडियो एक्टिव गैस भी बोल सकते हैं। चलिए नेक्स्ट है, वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली अक्रिय गैस। देखिए, सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व अगर पूछता, कल के लिए आपसे प्रश्न पूछे कि वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व क्या होगा, तो वो होगा आपका नाइट्रोजन। क्या होगा? नाइट्रोजन वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व है। और अगर आपसे पूछ ले अक्रिय गैस कौन सी है, तो आपको आर्गन लगाना पड़ेगा। क्या लगाना पड़ेगा? आर्गन। वायुमंडल में नहीं पाई जाने वाली अक्रिय गैस तो वो है रेडॉन, और वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली जो अक्रिय गैस है वो क्या होगी? आपकी आर्गन होगी। तो प्रश्न क्लियर हो गया होगा। अगला है, अक्रिय गैसों की खोज किया था। तो ये तो बहुत नॉर्मल सा क्वेश्चन है। जो रैमजे है, रैमजे के द्वारा अक्रिय गैसों की खोज की गई थी।
अगला प्रश्न है वायुमंडल में नाइट्रोजन का प्रतिशत कितना है। देखिए प्रश्न ये भी पूछ लिया नाइट्रोजन कितना प्रतिशत है, तो 78% नाइट्रोजन वायुमंडल के अंदर देखने को मिलता है। जबकि हम ऑक्सीजन की बात करें तो ये लगभग 21% के करीब ऑक्सीजन यहाँ पर देखने को मिलता है। क्लियर है। उसके बाद आपका आर्गॉन, क्रिप्टॉन, हीलियम ये वगैरह गैसेस आपको देखने को मिलेंगी। 0.03% जो होती है वो आपकी कार्बन डाइऑक्साइड गैस यहाँ पर देखने को मिलती है। तो तीन आपको याद रखनी है, सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन होती है, उससे कम ऑक्सीजन होती है 21%, और उससे कम 0.03% आपकी कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है। क्लियर है। वायुमंडल में नहीं पाई जाने वाली अक्रिय गैस रेडॉन है। सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली अक्रिय गैस आर्गॉन है। और अक्रिय गैस की खोज किसने की थी? रैमजे ने की थी। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्रह्मांड में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व है। देखिए अगर तत्व की बात करें तो ब्रह्मांड में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला जो तत्व है वो है हाइड्रोजन। आवर्त सारणी की बात करें तो पहले वर्ग की आवर्त सारणी में कितने आवर्त हैं? तो कुल मिलाकर 7 आवर्त हैं और 18 वर्ग हैं। तो पहला जो आवर्त होता है इसी के अंतर्गत हाइड्रोजन को यहाँ पर रखा जाता है। क्लियर है। और पहले वर्ग में ही रखा जाता है। तो जो हाइड्रोजन होता है वो क्या है? सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला एलिमेंट है। देखिए एक शब्द होता है तत्व और दूसरा शब्द होता है यौगिक। क्या होता है? यौगिक। दोनों के अंदर डिफरेंस आपको पता होना चाहिए। तत्व क्या होता है? कोई भी पदार्थ यदि अपनी मूल अवस्था में है तो वह पदार्थ तत्व कहलाता है। उसमें किसी भी प्रकार की मिलावट नहीं होती, उसके कणों को अविभाज्य नहीं किया जा सकता है। जबकि यौगिक की बात करें तो उसमें 2 या 2 से अधिक पदार्थों का एक निश्चित अनुपात होता है। सर आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा। यौगिक क्या होता है? कंपाउंड। 2 या 2 से अधिक पदार्थों का एक निश्चित अनुपात ही आपका यौगिक कहलाता है। तो तत्व और यौगिक में अंतर आपको क्लियर हो गया होगा। अगला प्रश्न है वायुमंडलीय दाब का मापक है। देखिए वायुमंडलीय दाब की बात करें तो जो एटमॉस्फेयर का जो प्रेशर है उसको हम किसके द्वारा नापते हैं? बैरोमीटर के द्वारा नापते हैं। अब आपने एक प्रश्न पढ़ा होगा कि सर जो आंधी आती है, तूफान आता है, आंधी हुई, तूफान हुआ, या बारिश के बारे में भी ये जो साइंटिस्ट वगैरह हैं, मौसम विभाग है, पहले ही अलर्ट जारी कर देता है कि इस क्षेत्र में आंधी आने की संभावना है, तूफान आने की संभावना है और वर्षा हो सकती है, तेज वर्षा हो सकती है। तो उसको वो कैसे पता लगाते हैं? तो उसका कारण है बैरोमीटर, क्योंकि वो एटमॉस्फेयर जो प्रेशर है उसके द्वारा उसका पता लगा लेते हैं। जैसे ही बैरोमीटर के द्वारा दाबमापी का जो मापक सुई है वो गिर जाती है, इसका मतलब एटमॉस्फेयर का जो प्रेशर है वो वहाँ पर कम हो जाता है। जैसे ही एटमॉस्फेयर का प्रेशर कम होता है वहाँ पर वेलोसिटी बढ़ जाती है, जिस कारण आंधी, तूफान या वर्षा का खतरा देखने को मिलता है। तो प्रश्न आपसे ये भी घुमाकर पूछ सकता है। क्लियर है। अगला प्रश्न है एक वायुमंडलीय दाब बराबर है। देखिए एक वायुमंडलीय दाब की बात करें तो ये 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होगा। क्लियर है। कितना होगा? 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होगा। तो आपको ये याद रखना है। एक वायुमंडलीय दाब 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर क्या होता है? 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है। पहली बात तो ये। देखिए प्रेशर की बात करें तो P बराबर होता है F/A, यानी कि F होता है बल का मात्रक होता है न्यूटन, और A होता है एरिया का मात्रक होता है मीटर स्क्वायर, यानी कि बल बटा क्षेत्रफल। क्लियर है। तो या आपको इसकी यूनिट भी पता चल गई। अगला प्रश्न है वायुदाब मापी में पारे के स्तंभ का धीरे धीरे गिरना सूचक होता है। देखिए ये वही प्रश्न आ गया जो मैं अभी थोड़ी देर पहले बोल रहा था। वायु दाब मापी में पारे के स्तंभ का धीरे धीरे गिरना, जैसे ही पारे का जो बैरोमीटर है और बैरोमीटर की सुई धीरे धीरे गिरना शुरुआत होती है, यानी कि वहाँ पर प्रेशर कम होना शुरुआत हो जाती है। उसके कारण क्या हो सकता है? वर्षा की संभावना रहती है, आंधी तूफान आने की भी संभावना रहती है। चलिए अगला प्रश्न है वायुदाब मापी के पारे स्तंभ का अचानक गिरना। देखिए एक होता है गिरना, अगर वो धीरे धीरे गिर रहा है, यानी कि वायुदाब मापी का जो बैरोमीटर है, बैरोमीटर की जो सुई है वो अगर धीरे धीरे गिर रही है तो इसका मतलब वहाँ पर वर्षा आने की संभावना है, कि वर्षा हो सकती है। अगर वो अचानक से गिर जाए, यानी कि अचानक से बहुत तेज़ी से गिर जाए, तो इसका मतलब होता है वहाँ पर आंधी या तूफान आने की संभावना है। तो ये बात आपको क्लियर हो गई होगी कि अगर धीरे धीरे गिर रहा है बैरोमीटर की सुई, तो
वर्षा आने की संभावना होगी। अचानक से अगर वो गिर जाती है तो आंधी या तूफान आने की संभावना होगी। अगर वह धीरे धीरे चढ़ना शुरू कर दे, देखिए मान लीजिए ये कोई सुई है और ये अगर ये सुई इस तरीके से है 90 डिग्री के एंगल पर, अगर ये धीरे धीरे गिरती है तो वर्षा की संभावना होगी। अचानक से बिल्कुल गिर जाए तो क्या होगा, आंधी तूफान आने की संभावना होगी। अगर ये धीरे 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 बढ़ती जाएगी यानी कि चढ़ना शुरू कर देगी तो इसका मतलब है साफ या स्वच्छ मौसम का देखना मिल सकता है। तो 3 प्रश्न हैं, 3 के तीनों प्रश्न आपके क्लियर हो गए होंगे। मैं 3 क्या यहाँ पर 4 क्वेश्चन आपको क्लियर कर दिए। क्लियर है। सबसे पहले वायुमंडलीय दाब का मापक क्या होता है, बैरोमीटर होता है। वायुमंडलीय दाब किसके बराबर होता है, 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर के बराबर होता है। वायुदाब मापी में पारे के स्तंभ का धीरे धीरे गिरना किसका सूचक होता है, धीरे धीरे वर्षा का सूचक होगा। अचानक गिरना आंधी तूफान का सूचक होगा। धीरे धीरे चढ़ना क्या होगा, स्वच्छ और साफ मौसम का होगा। चलिए क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दाब बढ़ने पर बर्फ का जो गलनांक है, गलनांक का मतलब होता है मेल्टिंग पॉइंट। जो मेल्टिंग पॉइंट होता है, जैसे ही हम प्रेशर बढ़ाते हैं तो जो बर्फ का टुकड़ा है वो क्या होगा, पिघलना शुरू हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या है, बर्फ का जो गलनांक है वो घटता है, यानी कि बर्फ का जैसे ही गलनांक घटेगा वो पिघलना शुरुआत हो जाएगी बर्फ के टुकड़े की। चलिए नेक्स्ट है, पानी से भरे गिलास में एक बर्फ का टुकड़ा तैर रहा है। टुकड़े के पूरा पिघल जाने पर पानी का तल, देखिए मान लीजिए कि ये कोई बर्तन है और इस बर्तन के अंतर्गत पानी भरा हुआ है। क्या है, पानी भरा हुआ है। क्लियर है। इस तरीके से अब आपने इसमें एक बर्फ़ का टुकड़ा डाल दिया तो ये बर्फ़ का टुकड़ा, पहली बात तो ये है कि ये पूरा डूबेगा ही नहीं, आधा डूबेगा आधा ऊपर की ओर रहेगा। इसका प्रभाव क्या है, तो ये एक अलग कॉन्सेप्ट है, लेकिन पास्कल के सिद्धांत पर आप इसको समझ सकते हैं। तो जो पानी का भरा गिलास है उसमें एक बर्फ़ का टुकड़ा तैर रहा है। अब धीरे धीरे क्या होगा, ये बर्फ़ पिघलती जाएगी, पिघलेगी तो पानी का तल ऊपर होना चाहिए कि नहीं, होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता है। तभी तो ये प्रश्न बना है। जो पानी का तल है, पानी का जो सतह होती है वो जैसी सतह है वह वैसी ही सतह रहेगी, यानी कि अपवर्तित रहेगी। पानी की सतह पर किसी प्रकार का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। अगला प्रश्न है, बर्फ के दो टुकड़ों को आपस में दबाने पर टुकड़े आपस में चिपक जाते हैं, क्योंकि दाब अधिक होने पर बर्फ का गलनांक क्या हो जाता है, घट जाता है। ये प्रश्न आपसे पूछ सकता है कि जो बर्फ़ के दो टुकड़े हैं उनको आपस में दबाने पर टुकड़े आपस में क्या हो जाते हैं, चिपक जाते हैं। क्यों चिपक जाते हैं, तो दाब अधिक होने पर बर्फ़ का क्या हो जाता है, गलनांक। जैसे ही प्रेशर बढ़ेगा, प्रेशर बढ़ने के साथ साथ क्या होगा कि उनके बीच में थोड़ी सी हीट होगी, घर्षण के कारण हीट होगी और उसके कारण वो दोनों एक दूसरे से चिपक जाएंगे। क्लियर है। अगला प्रश्न है, प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पकता है, आखिरकार इसका कारण क्या है। तो देखिए पानी का जो क्वथनांक है, बॉइलिंग पॉइंट होता है, वो अपने आप में बढ़ जाता है, इस कारण ऐसा देखने को मिलता है। नेक्स्ट है, पानी से भरे किसी बर्तन में पड़ा हुआ सिक्का थोड़ा ऊपर उठा हुआ और पानी से भरे बर्तन में डुबोई गई छड़ी थोड़ी मुड़ी हुई प्रतीत होती है, इसका कारण क्या है। देखिए भाई, आपने पानी का एक बर्तन लिया और बर्तन में एक मान लीजिए सिक्का डाल दिया, आपको लगेगा सिक्का तो बहुत ऊपर है लेकिन उसकी तली बहुत नीचे है, तली भी थोड़ी सी उठी हुई लगती है। तो इसका कारण क्या है, ये होता है प्रकाश का अपवर्तन के कारण। प्रकाश का जो रिफ्रैक्शन होता है रिफ्रैक्शन क्या होता है, मान लीजिए कि ये कोई बर्तन बनाकर ही मैं दिखा देता हूँ। ये कोई बर्तन है, इस बर्तन के अंदर पानी भरा हुआ है। क्लियर है सर। इस बर्तन के अंतर्गत क्या है, पानी भरा हुआ है। अब यहाँ पर हमने कोई टुकड़ा डाल दिया, ये टुकड़ा डाल दिया हमने किसका, सिक्का डाल दिया। अब ये सिक्का थोड़ा सा ऊपर की ओर लगेगा और इसका जो तल है वो भी उठा लगेगा। अब क्या होता है, प्रकाश की किरण जो आती है वो आती है जल के अंदर और उसी में अपवर्तित हो जाती है, यानी कि अंदर की ओर पहुंच जाती है। प्रकाश का किसी एक माध्यम से दूसरे माध्यम में पहुंचना ही अपवर्तन कहलाता है। प्रकाश क्या होगा, वायु से, वायु के लिए द्रव क्या हो जाएगा, सघन माध्यम हो जाएगा, तो विरल से सघन में जाती है, जल से पानी के अंदर जाती है, तो प्रकाश का क्या हो जाता है, अपवर्तन। उसी कारण ये ऐसा देखने को मिलता है। चलिए अगला प्रश्न है, तड़ित चालक बना होता है। देखिए जो तड़ित चालक होते हैं, तड़ित चालक जो होते हैं वो किसके बने होते हैं, तांबे के बने होते हैं। अब आपको एक छोटी सी बात बता देता हूँ, आप याद कर लीजिए पिताजी, पिताजी इस तरीके से आप लिखिए पिताजी। तो प से हो गया पीतल और पीतल क्या होगी, त से तांबा और जी से जिंक। जो पीतल है वो तांबे और जिंक का मिश्रण होता है, तो आपको ये भी याद रहना ही चाहिए। अगला है, घड़ी में भरी हुई चाबी
में जो संचित ऊर्जा होती है वो किस रूप में होती है। देखिए जो घड़ी आपने देखी होगी उसमें भरी हुई चाबी की जो संचित ऊर्जा है, आपने टॉयज़ देखे होंगे, खिलौने देखे होंगे, तो पहले क्या करते हैं उसकी जो रस्सी होती है उसको खींच लेते हैं, फिर उसको एक साथ छोड़ते हैं तो वो गाड़ी चलने लगती है। यानी कि उसके अंदर स्थितिज ऊर्जा जो पोटेंशियल एनर्जी है उसको कंज्यूम किया जाता है, और वह पोटेंशियल एनर्जी जब उसको जैसे ही छोड़ते हैं तो फिर वो रिलीज होती है। यानी कि पहले पोटेंशियल एनर्जी को, संचित ऊर्जा को उसमें कंज्यूम किया जाता है, फिर वह रिलीज होती है। और जो संचित ऊर्जा है वो किस रूप में होती है, स्थितिज ऊर्जा के रूप में होती है। स्थितिज ऊर्जा की बात करें तो इसको हम यू से डिनोट करते हैं, पोटेंशियल एनर्जी को यू से डिनोट करते हैं। कहीं कहीं पर पी डॉट ई भी लिख देता है पोटेंशियल एनर्जी। क्लियर है। अब यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो ये होती है एम जी एच के बराबर। क्या होती है, एम जी एच के बराबर, यानी कि मास इंटू ग्रेविटी इंटू हाइट। ये क्या होता है, आपकी पोटेंशियल एनर्जी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गुरुत्वीय त्वरण का मान क्या होता है। देखिए दो प्रकार के त्वरण होते हैं, एक होता है त्वरण, एक होता है त्वरण और एक होता है गुरुत्वीय त्वरण। एक होगा त्वरण और एक होगा गुरुत्वीय त्वरण। त्वरण की बात करें, यदि किसी वस्तु के वेग में परिवर्तन, समय के साथ यदि परिवर्तन होता है तो उसमें त्वरण एक्सीलरेशन उत्पन्न हो जाता है। सर त्वरण क्या होता है, वेग परिवर्तन बटे समयांतराल। क्या होता है, वेग परिवर्तन बटे समयांतराल त्वरण आपको देखने को मिलेगा। जबकि गुरुत्वीय त्वरण की बात करें तो यह पृथ्वी के गुरुत्व के कारण होता है और इसका मान होता है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। क्लियर है। तो ये बात आपको क्लियर होनी चाहिए कि जो गुरुत्वीय त्वरण है, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है, वो क्या होता है, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। चलिए अगला प्रश्न है, चंद्रमा पर गुरुत्वीय त्वरण का मान पृथ्वी के मान का कितना होता है। देखिए पृथ्वी के मान का कितना होता है, तो लगभग 1% भाग होता है। और हम इसको बोलना चाहें तो चंद्रमा पर जो गुरुत्वीय त्वरण होता है और पृथ्वी पर जो गुरुत्वीय त्वरण होता है, चंद्रमा पर 1/6 रह जाता है। यानी कि यहाँ पर अगर किसी वस्तु का भार 60 किलो है, यदि किसी वस्तु का भार पृथ्वी पर 60 किलो है तो चंद्रमा पर वो 10 किलो की रह जाएगी। देखिए भार जो होगा वो 1/6 होगा, लेकिन वस्तु का जो द्रव्यमान है वो कांस्टेंट रहता है। यानी कि वस्तु की जो खुद की प्रकृति होती है वह निश्चित होती है, नियत होती है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। द्रव्यमान सभी जगह एक समान होगा, लेकिन भार क्या होगा, हर जगह परिवर्तित होता रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि जी का मान कम होता है। देखिए जी के मान पर मैं आपको पूरी डिटेल दे देता हूँ। सबसे पहले आप मान लीजिए जी, जी को बोलते हैं गुरुत्वीय त्वरण कहते हैं। क्या बोलते हैं, गुरुत्वीय त्वरण होता है और ये गुरुत्व के कारण होता है। इसकी जो वैल्यू होती है वो 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है, जो अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताई थी। क्लियर है। जी का मान क्या होता है, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। पृथ्वी की बात करें और चंद्रमा की बात करें तो चंद्रमा पर जी का मान जो गुरुत्वीय त्वरण होता है वो पृथ्वी का 1/6 रह जाता है। यानी कि यदि किसी वस्तु का भार, मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया कि पृथ्वी पर अगर 60 kg किया तो वो चंद्रमा पर 10 किलो की रह जाएगी। अब प्रश्न कैसे बनते हैं जी के, वो समझ लीजिए। तो अगर मान लीजिए ये पृथ्वी है और पृथ्वी पर ध्रुवों पर, पोल्स की बात करें, पोल्स पर जो ध्रुवों पर होता है जी का मान अधिकतम होता है। यानी कि मैक्सिमम कहाँ पर होगा, ध्रुवों पर। ध्रुवों पर जी का मान अधिकतम होता है और जो विषुवत रेखा होती है जी का मान वहाँ पर कम होता है। तो प्रश्न आपसे पूछेगा जी का मान कम कहाँ होता है, तो विषुवत रेखा पर होता है। विषुवत रेखा पर जी का मान कम होता है। जबकि जी के मान की बात करें तो ये अधिकतम कहाँ पर होगा, ध्रुवों पर अधिकतम होता है। पृथ्वी के केंद्र की बात करें तो पृथ्वी के केंद्र पर जी का मान क्या होता है, 0 होता है, यानी कि 0 होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, गड्ढे में भरे पानी पर मिट्टी का तेल छिड़कने पर मच्छर मर जाते हैं, आखिरकार इसका कारण क्या है। देखिए आपने देखा होगा घर में कूलर वगैरह लगे रहते हैं तो उनमें जो पानी है उस पानी के अंदर तेल वगैरह डाल दिया जाता है। तो उस क्यों डाला जाता है, मिट्टी का तेल डाल देते हैं, उसका कारण है कि पृष्ठ तनाव कम होने के कारण। जैसे ही पृष्ठ तनाव कम होगा तो उस पर मच्छर बैठ नहीं पाएंगे। क्लियर है। तो ये भी एक कारण होता है। नेक्स्ट है, माध्यम का ताप बढ़ाने पर ध्वनि की चाल। देखिए अगर माध्यम का ताप हम बढ़ा देते हैं, यानी कि टेम्परेचर को इंक्रीज किया जाए, और जैसे ही टेम्परेचर को इंक्रीज किया जाएगा तो जो ध्वनि की चाल है वो बढ़ती जाएगी। यानी कि ध्वनि की चाल पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो ध्वनि की चाल बढ़ेगी। ध्वनि की जो चाल है वो निर्भर करती है आवृत्ति पर। यानी किस पर निर्भर करेगी, एक तरीके से फ्रिक्वेंसी होती है, फ्रिक्वेंसी पर बेस्ड होती है। तो आवृत्ति क्या हो जाती है, जैसे टेम्परेचर बढ़ता है तो फ्रिक्वेंसी बढ़ जाती है और फ्रिक्वेंसी बढ़ने के कारण उसकी चाल भी क्या है, अपने आप में बढ़ जाती है। चलिए नेक्स्ट है, कोई वस्तु द्रव में अंशतः या पूर्णतः डुबोई जाती है तो उसके भार में
कमी प्रतीत होती है। जैसे आपने देखा होगा कोई वस्तु है, ये बर्तन है, इस बर्तन में पानी भरा हुआ है, या तो उस वस्तु को अंशतः डुबा दो, अंशतः का मतलब थोड़ी डूबी हुई है, थोड़ी उजली हुई है, या फिर उसको अंदर ही अंदर पूरा डुबा दो, तो जो वस्तु का भार है वो हमें कम प्रतीत होता है। तो उसका कारण होता है उत्प्लावन बल के कारण, यानी कि कोहेसिव उत्प्लावन बल होता है, जो कि पृथ्वी जो जल की सतह होगी, यानी कि सतह यानी कि जो धरातल वाली सतह होगी, मान लीजिए ये तल है और इस सतह से एक बल कार्य करेगा उस पर, तो वो बल कौन सा होता है? उत्प्लावन बल होता है। उसके कारण क्या होता है? उसके भार में कमी प्रतीत होती है। उत्प्लावन उत्प्लावकता का सिद्धांत दिया। देखिए उत्प्लावकता के सिद्धांत की बात करें तो आर्किमिडीज के द्वारा उत्प्लावकता का सिद्धांत दिया गया। किसके द्वारा दिया गया? आर्किमिडीज के द्वारा उत्प्लावकता का सिद्धांत दिया गया। अगला प्रश्न है, किसी पदार्थ के ग्राम संहति का द्रव्यमान लेकर इसका ताप 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने के लिए पदार्थ को दी गई ऊष्मा क्या कहलाती है? देखिए अगर हमें किसी पदार्थ की 1 ग्राम ले लें, किसी पदार्थ का 1 ग्राम द्रव्यमान ले लें और उसका टेम्परेचर 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाना है, तो उसको जो हमें एनर्जी देनी होगी उसे हम स्पेसिफिक हीट कहते हैं, यानी कि विशिष्ट ऊष्मा के नाम से जानते हैं। मान लीजिए ये कोई 1 ग्राम पदार्थ है, इस 1 ग्राम पदार्थ का टेम्परेचर है अभी के लिए 17 डिग्री सेंटीग्रेड, हमको इसका टेम्परेचर 18 डिग्री सेंटीग्रेड करना है। तो 1 ग्राम पदार्थ का टेम्परेचर 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने के लिए इसको जो हमको हीट देनी पड़ेगी वह हीट ही अपने आप में विशिष्ट ऊष्मा का कार्य करेगी, यानी कि स्पेसिफिक हीट का कार्य करेगी। इसका फॉर्मूला होता है Q बराबर MS डेल्टा T। यहाँ पर जो S होता है, इस S को ही हम स्पेसिफिक हीट यानी कि विशिष्ट ऊष्मा के नाम से जानते हैं। तो आपको फॉर्मूला भी याद होना चाहिए, Q बराबर MS डेल्टा T। क्लियर है? टी की बात करें तो टी टेम्परेचर होता है, एम द्रव्यमान होता है और क्यू पदार्थ की ऊष्मा होती है। नेक्स्ट है पृथ्वी के पलायन वेग का मान होता है। देखिए पृथ्वी का एस्केप वेलोसिटी बोलते हैं पलायन वेग को, एस्केप वेलोसिटी यानी कि ईवी बोल दूं मैं थोड़ी देर के लिए। तो एस्केप वेलोसिटी जो होती है वो 11.2 किलोमीटर पर सेकंड होती है। इसका मतलब क्या होता है कि अगर किसी वस्तु को हम पृथ्वी के धरातल से, पृथ्वी की सतह से 11.2 किलोमीटर 1 सेकंड में फेंक दें तो वह वस्तु कभी भी पृथ्वी के पर वापस नहीं लौटेगी। क्या होगा? पृथ्वी पर कभी भी वापस नहीं लौटेगी अगर उस वस्तु को हम 1 सेकंड में 11.2 किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड से ऊपर फेंक दें। क्लियर है? तो ये बात आपको क्लियर होनी चाहिए। तो एस्केप वेलोसिटी का मतलब एक ऐसा वेग जिससे कोई वस्तु पुनः वायुमंडल में, पृथ्वी के वायुमंडल में वापस ना लौटे, आकाश में ही रह जाए, यानी कि अंतरिक्ष में ही रह जाए, उसको हम क्या कहलाएंगे? पलायन वेग के नाम से जानते हैं। सूर्य के लिए पलायन वेग का मान क्या होता है? तो सूर्य के लिए जो पलायन वेग होता है वो 42 किलोमीटर पर सेकंड होता है, यानी कि 1 सेकंड में अगर वस्तु को 42 किलोमीटर सूर्य की सतह से फेंका जाए तो वह सूर्य पर कभी भी वापस नहीं आएगी। चंद्रमा के लिए बात करें तो यहाँ पर 2.37 किलोमीटर पर सेकंड होता है। आखिरकार आप लोग यहाँ पर देखेंगे ये अपने आप में गुरुत्वीय त्वरण पर ही निर्भर कर रहा है, क्योंकि पृथ्वी पर गुरुत्वीय त्वरण 11.2 किलोमीटर पर सेकंड, जी का मान 9.8 मीटर पर सेकंड, और चंद्रमा पर अगर बात करें तो वो 1/6 होता है। इस वजह से यहाँ भी लगभग 1/6 ही रह गया ये। और सूर्य की बात करें तो ये थोड़ा सा 11×33 11×4 लगभग 3.25 गुना के करीब ये पहुँच जाएगा। क्लियर है? नेक्स्ट है ऑप्टिकल फाइबर के आविष्कारक थे। देखिए ऑप्टिकल फाइबर की बात करें तो ऑप्टिकल फाइबर का जो आविष्कारक थे ये नरेंद्र सिंह कपानी थे। कौन थे? नरेंद्र सिंह कपानी ऑप्टिकल फाइबर के आविष्कारक थे। चलिए अगला प्रश्न है, नेक्स्ट है पनडुब्बी के अंदर से बाहर देखने के लिए प्रयोग किया जाता है। देखिए आपने देखा होगा पनडुब्बी के अंदर से बाहर देखने के लिए प्रयोग किया जाता है तो हम पेरिस्कोप का प्रयोग करते हैं। अच्छा यहाँ पर एक प्रश्न और है, ऑप्टिकल फाइबर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है। ये भी प्रश्न आपको पता होना चाहिए। पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर ऑप्टिकल फाइबर्स कार्य करता है। तड़ित चालक का आविष्कार किया था। देखिए जो तड़ित चालक होते हैं उनका आविष्कार किया था बेंजामिन फ्रैंकलिन ने। किसने किया था? बेंजामिन फ्रैंकलिन। किसने? बेंजामिन फ्रैंकलिन के द्वारा तड़ित चालक का आविष्कार किया गया था। प्राथमिक सेल क्या होते हैं? जो शुष्क सेल होते हैं। क्या होते हैं? शुष्क सेल होते हैं, उनको प्राथमिक सेल कहते हैं। जैसे अगर हम बात करें प्राथमिक सेल, द्वितीयक सेल भी होते हैं जैसे डैनिया सेल, सीसा संचयक सेल,
और इनका प्रयोग किया जाता है। शुष्क सेल में संग्रहित ऊर्जा होती है। देखिए जो शुष्क सेल होते हैं उनमें जो ऊर्जा होती है संग्रहित होती है, रासायनिक ऊर्जा के रूप में संग्रहित होती है। शुष्क सेल में कैथोड बना होता है। देखिए एक होता है शुष्क सेल। मैं आपको एक सेल बना के दे देता हूँ। ये शुष्क सेल ये बन गया, ये बन गया शुष्क सेल। इस शुष्क सेल में एक तरफ पॉजिटिव होता है, एक तरफ नेगेटिव होता है। क्लियर है? तो पॉजिटिव वाले भाग को हम एनोड कहते हैं। क्या बोलते हैं? पॉजिटिव भाग वाले को हम क्या बोलते हैं? एनोड बोलते हैं। और नेगेटिव भाग वाले सिरे को हम क्या बोलते हैं? कैथोड होता है। क्लियर है? तो जो एनोड होता है वो कार्बन का बना होता है। किसका? कार्बन का। और जबकि जो कैथोड होता है वो जस्ता का बना होता है। किसका? जस्ता का बना होता है। तो आपसे प्रश्न पूछेगा कि शुष्क सेल में जो एनोड है वो किसका बना होता है? तो एनोड कार्बन का बना होता है। जबकि जो कैथोड होता है वो किसका बना होता है? तो जो कैथोड होता है वो जस्ते का बना होता है। जबकि शुष्क सेल के अंतर्गत हम बात करें, इसमें ऊर्जा जो संग्रहित रहती है वो किस रूप में रहती है? तो इसमें जो ऊर्जा संग्रहित रहती है वो रासायनिक ऊर्जा के रूप में संग्रहित होती है, केमिकल एनर्जी के रूप में इसमें संग्रहित रहती है। तो 3 प्रश्न यहाँ से बनने की पूरी पूरी संभावना रहती है। नेक्स्ट है सीसा संचयक बैटरियों। सीसा संचयक बैटरियों में प्रयुक्त धातु है। देखिए जो सीसा संचयक बैटरी होती है उनमें जो प्रयुक्त धातु होती है वह सीसा होती है। चलिए कुछ अयस्क से रिलेटेड प्रश्न देख लेते हैं। गैलेना अयस्क है, तो गैलेना किसका अयस्क होता है? सीसा का ही अयस्क होता है। मेरी गैल को न तो रोक सीसा, सी से सी से ऐसा याद कर लो आप, सी से न देखो मेरी गैल को, न देखो देख गैल मेरी, शीशे से न देख गैल मेरी ओ सजना तू तो। बस ऐसे ही याद कर लो। क्लियर है? नेक्स्ट है जो लेड सीसा होता है संचयक बैक्टीरिया में प्रयुक्त अम्ल होता है। देखिए लेड सीसा जो होता है उसमें संचयक बैक्टीरिया के रूप में H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड का हम प्रयोग करते हैं। तो ये प्रश्न आपसे पूछ सकता है। एक कार बैटरी में प्रयुक्त विद्युत अपघट्य होता है, तो इसमें भी क्या होता है? सल्फ्यूरिक एसिड ही होता है। जो कार की बैटरी होती है उसमें कौन सा एसिड होता है? और सल्फ्यूरिक एसिड ही आपको देखने को मिलेगा। अगला प्रश्न है वैद्युत अपघटन में अवकरण यानी कि रिडक्शन होता है। चलिए बताइए, वैद्युत अपघटन में अवकरण यानी कि रिडक्शन होता है तो कहाँ पर होता है? और रिडक्शन होता है कैथोड पर। कहाँ पर होता है? कैथोड पर रिडक्शन होता है। चलिए अगला प्रश्न है स्वतंत्रता पूर्वक लटका हुआ चुंबक इंगित करता है। देखिए जब भी हम चुंबक को इस तरीके से लटका देते हैं तो उसका एक नॉर्थ पोल होता है और एक साउथ पोल होता है, तो वो उत्तर दक्षिण दिशा को इंगित कर देगा। किस दिशा को कर देगा? स्वतंत्रता पूर्वक लटका हुआ चुंबक किसको? उत्तर दक्षिण दिशा को इंगित करेगा। अगला प्रश्न है अस्थायी चुंबक बनाया जाता है। देखिए अस्थायी चुंबक जो होते हैं वो नर्म लोहे के बने होते हैं। किसके? नर्म लोहे के। तो प्रश्न आपसे पूछेगा स्थायी चुंबक किसका बनाया जाता है? तो इस्पात का। स्थायी बनाए जाते हैं इस्पात के, जबकि अस्थायी चुंबक बनाए जाते हैं ये नर्म लोहे के होते हैं। तो 2 प्रश्न बन गए। अस्थायी चुंबक नर्म लोहे का बना होता है, स्थायी चुंबक इस्पात का बना होता है। चलिए अगला प्रश्न है चुंबक के समान ध्रुवों में होता है। देखिए समान ध्रुव जो होते हैं या नॉर्थ नॉर्थ की बात करें, पोल साउथ साउथ की बात करें, तो उनमें विकर्षण बल यानी कि प्रतिकर्षण बल अनुभव होता है। असमान ध्रुवों में क्या होता है? आकर्षण बल होता है। चुंबकीय सुई संकेत करती है, तो उत्तर की तरफ संकेत करती है चुंबकीय सुई। चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक है, ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है। चुंबकीय क्षेत्र का जो मात्रक होता है वो गॉस होता है। चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक जो होता है वो वेबर पर मीटर स्क्वायर भी होता है, वेबर पर मीटर स्क्वायर भी होता है। चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक टेस्ला भी होता है। तो ये सभी मात्रक चुंबकीय क्षेत्र के ही होते हैं। अगला प्रश्न है ध्रुव पर नमन कोण। देखिए नमन कोण की बात करें तो जो ध्रुवों पर नमन कोण होता है वो 90 डिग्री होता है। कितना होता है? 90 डिग्री होता है। जबकि अगर हम प्रश्न पूछेंगे विषुवत रेखा पर नमन कोण का मान कितना होता है, एंगल ऑफ डिक्लाइनेशन, तो विषुवत रेखा पर जो नमन कोण है वो 0 डिग्री होता है। क्लियर है? मुक्त रूप से लटकी हुई चुंबक सुई का अक्ष भौगोलिक अक्ष के साथ कोण बनाता है। देखिए अगर कोई मुक्त रूप से लटकी सुई है, चुंबकीय अक्ष का भौगोलिक अक्ष के साथ अगर जो कोण बनेगा वो कितने का बनता है? 18 डिग्री का कोण बनता है। यानी कि चुंबकीय सुई का जो अक्ष है और भौगोलिक जो अक्ष है, इन दोनों के बीच में जो एंगल बनता है वो कितने का कोण बनता है? 18 डिग्री का कोण बनता है। इससे मान लीजिए ये चुंबकीय सुई की दिशा है और ये भौगोलिक अक्ष है, तो इन दोनों के बीच में जो एंगल बनेगा इसको हम बोलते हैं
इन दोनों के बीच में जो कोण बनेगा उसी को हम बोलेंगे 18 डिग्री का कोण बनेगा। विषुवत रेखा पर नत्य कोण का मान कितना होता है? देखिए नत्य कोण की बात करें या नमन कोण की बात करें, एक ही बात होती है, नमन कोण बोले या नत्य कोण बोले, एंगल ऑफ डिक्लाइनेशन बोले, तो ये ध्रुवों पर 90 डिग्री होता है और विषुवत रेखा पर 0 डिग्री होता है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव को सर्वप्रथम अवलोकित किया। देखिए चुंबकीय प्रभाव की बात करें तो ऑस्टेड के द्वारा एक प्रयोग किया गया था विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव। इन्होंने क्या किया था कि एक चालक धातु ऐसे एक कुंडली ली और इस कुंडली को एक बैटरी से जोड़ दिया। ठीक है, यहाँ पर मान लो एक कुंजी लगा देते हैं, क्लियर है, और इस बैटरी से इसको कनेक्ट कर दिया, प्लस में नाम दे देता हूँ। इसमें इन्होंने विद्युत धारा प्रवाहित की और इन्होंने देखा कि इसके चारों तरफ एक चुंबकीय क्षेत्र पैदा हो जाता है। यदि किसी धारावाही चालक में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो उस धारावाही चालक के चारों तरफ एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। यही ऑस्टेड का प्रयोग था। तो विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव को किसने परिभाषित किया था? तो ऑस्टेड के द्वारा इसको सबसे पहले परिभाषित किया गया था। अगला प्रश्न है, डायनामो, विद्युत मोटर, ट्रांसफार्मर, माइक्रोफोन, लाउड स्पीकर आदि कार्य करते हैं। देखिए ये इसकी बात करें तो मोस्ट इंपोर्टेंट है। सबसे पहले मैं आपको बात करता हूँ विद्युत मोटर की, डायनामो की। वैसे यहाँ पर दे रखा है विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करते हैं, डायनामो परिवर्तित करता है। देखिए इसको मैं थोड़ा सा क्लियर कर देता हूँ आपको। सबसे पहले यहाँ पर बात करते हैं सबसे पहले डायनामो की। डायनामो का मतलब आप लोग समझ लीजिए, आप शादी ब्याह में जाते हैं तो वहाँ पर आपको जनरेटर देखने को मिलता है। जब आपको जनरेटर देखने को मिलता है तो उस जनरेटर के अंदर आपको क्या है भाई, जनरेटर चलता है तो पेट्रोल जो डीजल वगैरह वो डालना पड़ता है उसमें, क्लियर। तो वहाँ पर ये अपने आप में कैसी ऊर्जा हो, ये रासायनिक ऊर्जा हो गई एक तरीके से, ठीक है। और इसको किस में बदल रहा है? इसमें करंट में बदल रहा है, यानी कि रासायनिक ऊर्जा को किस में, विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने का प्रयास करता है। तो जो डायनामो होगा ये विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर देता है, क्लियर है। विद्युत मोटर की बात करें तो मोटर वगैरह आपने देखा होगा, चक्की वगैरह देखी होगी, तो यह विद्युत ऊर्जा को भौतिक ऊर्जा के रूप में परिवर्तित कर देता है। ट्रांसफार्मर का कार्य क्या होता है? ये विद्युत धारा के प्रवाह का नियमन करता है, यानी कि उच्चता और निम्नता पर नियमन करता है, वोल्टता को भी निर्भर करता है। यानी कि ट्रांसफार्मर के द्वारा क्या होता है कि विद्युत धारा को कम या ज़्यादा किया जा सकता है। माइक्रोफोन का प्रयोग किस में किया जाता है? तो जो विद्युत ऊर्जा होती है उसको ध्वनि ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है माइक्रोफोन या लाउड स्पीकर के द्वारा। अच्छा, माइक्रोफोन और लाउड स्पीकर में अंतर समझ लीजिए। माइक्रोफोन क्या करता है, विद्युत ऊर्जा जो ध्वनि ऊर्जा है उसको विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर देता है और पुनः फिर उसे ध्वनि ऊर्जा में परिवर्तित करता है। जबकि लाउड स्पीकर क्या करता है, लाउड स्पीकर विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा के रूप में परिवर्तित कर देता है। काफ़ी ज़्यादा डिफरेंसेस हैं, यहाँ पर एक ही चीज़ दे रखी है। अगला प्रश्न है, विद्युत ऊर्जा को, अच्छा एक एक करके आंसर भी लिख रखे हैं इन्होंने, तो मैं आपको एक एक करके आंसर ही इनके बता देता हूँ। सबसे पहले डायनामो है, ये क्या करता है, विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के प्रिंसिपल पर कार्य करता है डायनामो। दूसरे नंबर पर होता है यानी कि विद्युत मोटर, इसको मैंने रासायनिक ऊर्जा बोल दिया था, तो इसको यांत्रिक ऊर्जा को ये विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। ट्रांसफार्मर क्या करता है, विद्युत मोटर, यहाँ पर आप लोग देखोगे तो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर देता है। तो ये थोड़ा सा यहाँ पर डिफरेंस है, इनको छोड़ दीजिए अभी के लिए, क्लियर। मैंने जो बताया उस पर ध्यान दीजिए। अच्छा 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 अच्छा, रासायनिक ऊर्जा को, एक मिनट, रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। तो जो रासायनिक ऊर्जा है उसको विद्युत ऊर्जा में बैटरी परिवर्तित कर देती है। बैटरी का काम क्या होता है, आप यहाँ पर सीसा संचायक सेल ले सकते हैं या फिर शुष्क सेल ले सकते हैं, उनमें रासायनिक ऊर्जा होती है और रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने का काम क्या करती है, बैटरी करती है। ट्रांसफार्मर का क्रोड बना होता है। देखिए जो ट्रांसफार्मर होता है उसकी जो क्रोड होती है वो क्या होती है, नर्म लोहे की बनी होती है। तो प्रश्न आपसे पूछ सकता है कि ट्रांसफार्मर का जो क्रोड होता है वो किसका बना होता है, तो नर्म लोहे का बना होता है। चलिए, ताप का एसआई मात्रक होता है, प्रश्न मोस्ट इंपोर्टेंट है, पूछा जा सकता है। ताप का एसआई मात्रक होता है। देखिए एसआई मात्रक की बात करें, एसआई यूनिट और एक होती है सीजीएस यूनिट। दो प्रकार की यूनिट होती है, एक होती है एसआई यूनिट, इसको हम एमकेएस यूनिट भी बोलते हैं, दूसरा होती है सीजीएस यूनिट। तो दो प्रकार की प्रणाली थी। एसआई यूनिट की बात करें तो ये किसने दी थी, फ्रेंच सरकार के द्वारा इसको दिया गया था, ठीक है। तो जिसका जो ताप होता है, ताप का जो मात्रक होता है वो केल्विन होता है
जो 7 फंडामेंटल जो क्वांटिटीज़ हैं उनमें भी ताप को रखा गया है। क्लियर है। डायोड से धारा बहती है। देखिए जो धारा बहती है डायोड से वो कैसी बहती है, एक दिशा में बहती है। प्रश्न इंपॉर्टेंट है। ट्रांसफार्मर का प्रयोग किया जाता है केवल एसी परिपथ में प्रयोग किया जाता है। जो ट्रांसफार्मर होते हैं उनका प्रयोग कहाँ पर किया जाता है, केवल और केवल एसी परिपथ में। जहाँ पर अल्टरनेटिव करंट होती है वहाँ पर ही इसका प्रयोग किया जाता है। जो फ्यूज तार होता है वो किसका बना होता है, इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न पूछता है। फ्यूज तार, फ्यूज तार का मतलब हो गया, देखिए आप लोग इसको याद कीजिए, ऐसे काम नहीं चलेगा। फ्यूज तार, फ्यूज, फ्यूज से आप इसको कहीं ना कहीं कन्वर्ट करने की कोशिश कीजिए। तो यहाँ पर होता है सीसा, सीसा प्लस टिन, क्या होगी, टिन होगी। सीसा और टिन दोनों मिलकर ही किसका निर्माण करते हैं, फ्यूज तार का निर्माण करते हैं। अगला प्रश्न है, रेक्टिफायर का प्रयोग होता है। रेक्टिफायर, रेक्टिफायर का प्रयोग किस में होता है, तो एसी को डीसी में बदलने के लिए। इसी को हम दिष्टकारी के नाम से भी जानते हैं। जो दो दिष्टकारी होता है वो क्या करता है, अल्टरनेटिव करंट को डायरेक्ट करंट में बदलने का काम करता है, यानी कि एसी करंट को डीसी करंट में परिवर्तित कर देता है। अगला प्रश्न है, टेलीफोन लाइन में प्रवाहित ऊर्जा होती है। देखिए जो टेलीफोन लाइन होती है उसमें जो प्रवाहित ऊर्जा होती है वो विद्युत ऊर्जा होती है, और वह विद्युत ऊर्जा पुनः ध्वनि ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है। अगला प्रश्न है, टेलीफोन के आविष्कारक थे। चलिए इस प्रश्न का आंसर बताइए। मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। टेलीफोन, टेलीफोन का आविष्कार किया था ग्राहम बेल के द्वारा। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। घरेलू फ्यूज तार का होता है। देखिए जो घरेलू फ्यूज तार होते हैं, फ्यूज तारों को लगाया जाता है, यानी कि फ्यूज को किस लिए लगाया जाता है घरों में, वो इस वजह से लगाया जाता है यदि कभी भी एक साथ करंट बढ़ जाती है तो हमारे घर के जो इक्विपमेंट्स हैं, इंस्ट्रूमेंट्स हैं, कहीं वो ख़राब ना हो जाएं, इसलिए घर में एक फ्यूज़ तार लगाया दिया जाता है मेन लाइन पर। जैसे ही करंट बढ़ती है तो फ्यूज़ तार का जो उसे निम्न गलनांक पर यानी कि लो मेल्टिंग पॉइंट पर रखा जाता है। जैसे ही टेम्परेचर बढ़ता है तो वह पिघल जाता है और फ्यूज़ तार कट हो जाता है। जैसे ही फ्यूज़ तार कट हो जाता है तो आपके इक्विपमेंट्स हैं वो बच जाते हैं, यानी कि फ्यूज़ तार किसका बना होता है, निम्न गलनांक वाली धातु का बना होता है। क्लियर है भाई। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा, लगाइए आंसर क्या होगा। नाभिकीय रिएक्टरों में ईंधन के रूप में प्रयोग होता है। चलिए लगाइए, बहुत अच्छे, वेल डन, गजब का। नाभिकीय रिएक्टरों में ईंधन की बात करें तो ईंधन के रूप में यूरेनियम का प्रयोग होता है। नाभिकीय रिएक्टरों में ईंधन के रूप में यूरेनियम का प्रयोग होता है, जबकि मंदक के रूप में बात किया जाए तो इसमें कैडमियम या बेरियम की छड़ का प्रयोग किया जाता है, और D2O यानी कि भारी जल का भी प्रयोग इसमें किया जाता है। तो कैडमियम की छड़ या बेरियम की छड़ का प्रयोग किया जाता है, अन्यथा इसके हम भारी जल का भी प्रयोग कर सकते हैं। और ईंधन के रूप में किसका प्रयोग किया जाएगा, तो रेडियो एक्टिव पदार्थ होते हैं यूरेनियम U-235, ऐसे देखा होगा आपने लिखा हुआ, तो इसका प्रयोग यहाँ पर किया जाता है। क्लियर है। चलिए अगला प्रश्न है, कैंसर के इलाज में प्रयोग किया जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लगाइए राइट आंसर क्या होगा। प्यारे साथी, बहुत अच्छे सवाल आ रहे हैं जो कि आपकी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। कैंसर के इलाज में प्रयोग किया जाता है। देखिए कैंसर के इलाज में जो कोबाल्ट 60 है इसका प्रयोग किया जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसको ध्यान लगा लीजिए। कोबाल्ट 60 का प्रयोग किस में किया जाता है, तो कैंसर के इलाज में किया जाता है। कोबाल्ट 60 पाया जाता है तो विटामिन B12 के अंदर पाया जाता है। तो जो विटामिन B12 है, जिसको हम साइनोकोबाल्मिन के नाम से भी जानते हैं, और इसमें कोबाल्ट पाया जाता है। क्लियर है। चलिए, कैंसर का अध्ययन क्या कहलाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लगाइए, कैंसर का अध्ययन क्या कहलाता है। कैंसर के अध्ययन को हम ऑन्कोलॉजी के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं, ऑन्कोलॉजी कहते हैं। कीमोथेरेपी का इस्तेमाल किया जाता है। चलिए भाई, आंसर क्या होगा, कीमोथेरेपी। कीमोथेरेपी का इलाज कहाँ इस्तेमाल किया जाता है, कैंसर के इलाज में कीमोथेरेपी की जाती है। कैंसर की प्रसिद्ध दवा टैक्सोल किस वृक्ष से प्राप्त होती है, ये भी अच्छा प्रश्न है। कैंसर की जो प्रसिद्ध दवा है टैक्सोल किस वृक्ष से प्राप्त होती है, तो यू वृक्ष से प्राप्त होती है। अगला है ORT, ओरल रिहाइड्रेशन थेरेपी। ओरल रिहाइड्रेशन थेरेपी यानी कि ORT चिकित्सा किससे संबंधित है, तो अतिसार से संबंधित है। अब जो मैं प्रश्न बता रहा हूँ ये प्रश्न कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है, इस बार भी आने की संभावना है। ग्लूकोमा और ट्रैकोमा बीमारी होती है। ग्लूकोमा व ट्रैकोमा बीमारी होती है, किससे होती है, तो देखिए आंखों में जो बीमारी होती है ग्लूकोमा और ट्रैकोमा बीमारी संबंधित होती है। प्रश्न आपसे सिर्फ इतना ही पूछेगा कि ग्लूकोमा और ट्रैकोमा नामक बीमारी किस अंग से संबंधित है, तो आपको आंसर लगाना है आँख से संबंधित है। क्लियर है, कौन सी आँख से संबंधित है।
अगला है डिप्थीरिया रोग से ग्रस्त अंग है। देखिए डिप्थीरिया रोग जब हो जाता है तो वो गले में होता है। डिप्थीरिया कहाँ होता है? गले में होता है। और इसमें क्या हो जाता है कि जो गला है वो उसमें सूजन आ जाती है। गले में क्या आ जाती है? सूजन आ जाती है, जिसके कारण डिप्थीरिया रोग हो जाता है और थायराइड ग्रंथि के कारण ऐसा होता है। अगला प्रश्न है एथलीट फुट रोग होता है। देखिए जो एथलीट फुट है ये फंगस के कारण होता है। फंगस को हम बोलते हैं मेरे साथी कवक। तो कवकों के कारण कौन सा रोग हो जाता है? एथलीट फुट की बीमारी हो जाती है। प्रश्न अच्छा है। एथलीट फुट की बीमारी किसके कारण होती है? तो फंगस के कारण होती है। अगला प्रश्न है एचआईवी की जांच के लिए होता है। देखिए एचआईवी की बात करें तो एचआईवी की जांच के लिए हम एलिसा टेस्ट कराते हैं। कौन सा टेस्ट कराते हैं? एलिसा टेस्ट कराते हैं। एचआईवी की जांच के लिए क्या होता है? एचआईवी की जांच के लिए एलिसा टेस्ट होता है। एचआईवी द्वारा होने वाला रोग है। देखिए एचआईवी के कारण जो रोग होता है वो एड्स की बीमारी हो जाती है। एचआईवी के कारण कौन सी बीमारी होती है? तो एड्स की बीमारी एचआईवी के कारण होती है और एचआईवी की जांच के लिए, एड्स की जांच के लिए एलिसा टेस्ट का प्रयोग किया जाता है। सार्स की बात करें तो सार्स को ही हम कोरोना वायरस कहते हैं। सार्स को ही हम कोरोना वायरस कहते हैं। और ये कैसा है? एक वायरस है, तो एक विषाणु जनित रोग होता है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लगाइए राइट आंसर क्या होगा। लेंस की क्षमता का मात्रक है। चलिए भाई, लेंस की क्षमता पावर ऑफ लेंस की बात करें प्यारे साथी, तो पावर ऑफ लेंस की जो क्षमता यानी कि जो लेंस की क्षमता होती है उसका मात्रक होता है डायोप्टर। क्या होता है? डायोप्टर होता है। P बराबर फॉर्मूला होता है 1/f। क्लियर है? और ये मीटर में लिया जाता है। कभी कभी हम इसको सेंटीमीटर में ले लेते हैं तो ऊपर हमको 100 रखना होता है। यानी कि पावर ऑफ लेंस की बात करें तो P बराबर 1/f होता है, जो कि f को हम मीटर में लेते हैं। तो लेंस की क्षमता का मात्रक क्या होता है? लेंस की क्षमता का मात्रक होता है डायोप्टर होता है। हम इसको प्रति मीटर भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? प्रति मीटर। अगला प्रश्न है ज्योति तीव्रता। देखिए जो 7 भौतिक राशियाँ बताई गई हैं जिनको हम बोल सकते हैं, इन भौतिक राशियों की बात करें तो इसमें ताप, लंबाई और पदार्थ की मात्रा, ज्योति तीव्रता, इनको रखा गया है। तो इसमें ज्योति तीव्रता जो होती है उसका मात्रक होता है कैंडेला। क्या होता है? कैंडेला ज्योति तीव्रता का मात्रक होता है। चलिए अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। अगला प्रश्न है आपेक्षिक आर्द्रता का मापक है। आपेक्षिक आर्द्रता का मात्रक है। देखिए आपेक्षिक जो आर्द्रता होती है, आर्द्रता का मतलब ये हो जाता है कि मान लीजिए एयर के अंदर थोड़ी सी नमी आ जाती है, उसी को हम आर्द्रता कहेंगे। तो जो आपेक्षिक आर्द्रता होती है उसको हम किसके द्वारा मापते हैं? हाइग्रोमीटर के द्वारा मापते हैं। प्रश्न महत्वपूर्ण है। एक होता है आपेक्षिक आर्द्रता और दूसरा होता है घनत्व। क्या होता है? घनत्व। तो जो आपेक्षिक आर्द्रता है उसको हम किसके द्वारा मापते हैं? हाइग्रोमीटर के द्वारा मापते हैं, जबकि घनत्व को हाइड्रोमीटर से नापते हैं। हाइग्रो और हाइड्रो में आपको अंतर समझना होगा। जब भी घनत्व आए हाइड्रो और आर्द्रता आए हाइग्रो। देखिए आर्द्रता में आप देखोगे यहाँ नीचे र लगा हुआ है, तो हाइग्रो में भी लगा हुआ है। ठीक है, घनत्व में तो आप लोग समझ ही सकते हैं इसमें अलग से र लगा हुआ है। तो सिंगल र हाइग्रो में मिलेगा, जबकि घनत्व में हाइड्रो मिलेगा। क्लियर है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि पेपर में ये अभी कुछ दिन पहले ही बीपीएससी के एग्जाम में पूछा गया है, इस वजह से मैंने आपको बता दिया। अगला है बर्फ़ की गुप्त ऊष्मा होती है। बर्फ़ की गुप्त ऊष्मा। देखिए बर्फ़ की गुप्त ऊष्मा को बोलते हैं हम लेटेंट हीट, और इसका फॉर्मूला होता है Q बराबर m/L। Q होती है ऊष्मा और m की बात करें तो ये द्रव्यमान होता है, और L की बात करें तो इसी को हम लेटेंट हीट बोलते हैं, यानी कि गुप्त ऊष्मा कहते हैं। तो बर्फ़ की जो गुप्त ऊष्मा होती है वो 80 किलो कैलोरी होती है। कितनी होती है? 80 किलो कैलोरी होती है बर्फ़ की गुप्त ऊष्मा। अगला प्रश्न है साथी, डॉपलर प्रभाव संबंधित है। डॉपलर प्रभाव जो संबंधित होता है वो ध्वनि से संबंधित होता है। समुद्री दूरी मापने की इकाई है। देखिए समुद्री दूरी मापने की जो इकाई होती है उसको हम नॉटिकल मील बोलते हैं। क्या बोलते हैं प्यारे साथी? समुद्री दूरी मापने की इकाई को हम नॉटिकल मील बोलते हैं। अगला प्रश्न है पीएच मान का निर्धारण किया था। देखिए पीएच मान का जो निर्धारण किया था वो सोरेनसन के द्वारा किया गया था। थोड़ा सा पीएच मान के बारे में मैं आपको बता देता हूँ। पीएच पैमाना उन्होंने रखा था। पीएच पैमाने में सबसे कम वैल्यू रखी थी 0 और सबसे अधिकतम वैल्यू रखी थी 14।
बीच में वैल्यू रखी थी 7। 7 पर जो भी अगर किसी भी पदार्थ का पीएच वैल्यू, किसी भी चीज़ का पीएच वैल्यू अगर 7 है तो वह उदासीन होगी। उदासीन होगी तो इसमें हम क्या ले लेते हैं, आसुत जल को ले लेते हैं। आसुत जो जल होता है, आसुत जल जो होता है उसके जो पीएच वैल्यू होती है वो 7 होती है और ये अपने आप में उदासीन होता है। क्लियर है। आसुत जल के अंदर हम विद्युत धारा का भी प्रवाह नहीं कर सकते हैं। दूसरा क्या है कि 7 से कम अगर होगा, 7 से कम होगा तो ये अम्ल की श्रेणी में जाएगा, यानी कि एसिड होगा। और 7 से अधिक जो होगा वह क्षार की श्रेणी में जाएगा। किसकी श्रेणी में जाएगा, क्षार की श्रेणी में जाएगा। तो 7 से कम जब भी बात करेंगे तो यह अम्ल की श्रेणी में आएगा, जबकि 7 से अधिक की बात करेंगे तो यह क्षार की श्रेणी में आएगा। अगला प्रश्न आपके सामने आ चुके हैं, मैं उसको पहले ही करा चुका हूँ। उदासीन विलयन का पीएच मान कितना होता है, 7। अम्लीय का पीएच मान 7 से कम होता है। क्षारीय विलयन का पीएच मान कैसा होता है, 7 से अधिक होता है। जो शुद्ध जल होता है, आसुत जल जिसको बोलते हैं, उसका पीएच वैल्यू कितना होता है, तो वह भी 7 ही होता है। तो ये प्रश्न मैंने आपको पहले ही करा दिए थे। अगला प्रश्न है क्षार। क्षार की प्यारे साथियों बात करते हैं। क्षार जो होते हैं वो कड़वे होते हैं और थोड़े से तीखे होते हैं, जबकि अम्ल की बात करें, अम्ल जो होता है वो अपने आप में खट्टा होता है। तो प्रश्न ये भी बन सकता है कि सर अम्ल कैसा होता है, अम्ल खट्टा होता है। क्षार कैसा होता है, क्षार थोड़ा सा तीखा या कड़वा होता है। क्लियर है। जल में घुलनशील भस्म, देखिए भस्म को हम क्षारक के नाम से भी जानते हैं। किससे, क्षारक से। तो ऐसे क्षारक जो जल में घुल जाते हैं, जल में घुलनशील होते हैं, उनको हम क्षार कहते हैं। तो प्रश्न बहुत सारे बनने की संभावना यहाँ से रहती है। तो ऐसे क्षारक जो अम्ल के साथ घुल जाते हैं, घुलनशील होते हैं, उनको हम क्षार कहते हैं। तो सभी क्षार क्षारक होते हैं, सभी क्षार क्षारक होते हैं, लेकिन सभी क्षारक क्षार हों ऐसा पॉसिबल नहीं है, संभव नहीं है। क्लियर है कि सभी के सभी क्षारक हों। अगला है नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है। देखिए जो अम्ल होता है वो नीले लिटमस पत्र को क्या कर देता है, लाल कर देता है। क्लियर है। लिटमस क्या होता है, ये अपने आप में एक इंडिकेटर होता है, सूचक होता है, और ये बताता है कि कौन सी चीज़ अम्ल है और कौन सी चीज़ क्षारक है। लिटमस की बात करें प्यारे साथी, तो ये अपने आप में एक कृत्रिम सूचक होता है। कैसा सूचक होता है, कृत्रिम सूचक होता है। जबकि हाइड्रेंजिया की बात करें तो ये अपने आप में प्राकृतिक सूचक होता है। ये एक अलग कॉन्सेप्ट है, उसको आप छोड़ दीजिए यहाँ पर। अगला है लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है, तो ये काम करता है क्षार। लाल लिटमस पत्र को नीला करने का काम कौन करता है, क्षार। अगला प्रश्न है अम्ल में कौन सा तत्व परमाणु के अनिवार्य रूप से रहता है। देखिए अम्ल की बात करें तो अम्ल में हाइड्रोजन अनिवार्य रूप से पाया जाने वाला तत्व है। तो अम्ल में कौन सा तत्व परमाणु के अनिवार्य रूप से रहता है, तो हाइड्रोजन रहता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रयोगशाला में उपयोग में लाए जाने वाला लिटमस पत्र प्राप्त किया जाता है। प्रयोगशाला में उपयोग में लाया जाने वाला लिटमस पत्र प्राप्त किया जाता है। तो जो लिटमस पत्र है वो किससे प्राप्त किया जाता है, लाइकेन से प्राप्त किया जाता है। किससे प्राप्त किया जाता है, लाइकेन से प्राप्त किया जाता है लिटमस पत्र। और जो लाइकेन होता है, यह लाइकेन कवक और शैवाल का सहजीवी होता है। कवक और शैवाल का क्या होता है, अपने आप में सहजीवी होता है लाइकेन। तो ये प्रश्न भी आपसे पूछ सकता है। अगला प्रश्न है निलंबन में प्रक्षेपित कणों का आकार क्या होता है। देखिए निलंबन में जो प्रक्षेपित जो कण होते हैं उनका आकार 10⁻⁻5 सेंटीमीटर के करीब होता है। तो ये प्रश्न भी आपको आना चाहिए। अगला है कोलाइडी विलयनों में प्रक्षेपित कणों का आकार क्या होता है। तो यह 10⁻⁻5 से 10⁻⁻7 सेंटीमीटर के करीब होता है और ये कोलाइडी सॉल्यूशन में होता है। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कार्बन के 2 अपर रूप हैं। कार्बन के 2 अपर रूप हैं। तो कार्बन के 2 अपर रूप होते हैं, एक होता है हीरा और दूसरा होता है ग्रेफाइट। क्या होता है, हीरा और ग्रेफाइट। कार्बन के 2 अपर रूप क्या हैं, हीरा है और ग्रेफाइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पेंसिल का शीशा बना होता है। पेंसिल का शीशा बना होता है। तो जो पेंसिल का शीशा बना होता है वो किसका बना होता है, ग्रेफाइट का बना हुआ होता है। किसी ठोस पदार्थ का बिना द्रव में बदले सीधे वाष्प में परिवर्तन कहलाता है। देखिए कोई भी ठोस पदार्थ है, जैसे हमने कपूर को ले लिया। कपूर को जब हम क्या करते थे हैं, कपूर जब हम इसको जलाते हैं तो यह सीधा वाष्प में परिवर्तित हो जाता है। यानी कि क्या होता है, किसी भी ठोस पदार्थ को ये लिक्विड में बदले ना सीधा वाष्प में निकल जाए तो इसको हम बोलते हैं
एक मिनट भाई, क्या हो गया? चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, कपूर को शुद्ध किया जाता है। देखिए कपूर को शुद्ध करने की बात करें तो ये भी किसके द्वारा किया जाता है? सब्लिमेशन की प्रोसेस के द्वारा ही किया जाता है। किसके द्वारा? सब्लिमेशन की प्रोसेस के द्वारा किया जाता है। तो ऊर्ध्वपातन द्वारा कपूर को शुद्ध किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, भूप्रपर्टी में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व है। देखिए भूप्रपर्टी की बात करें, ये अगर पृथ्वी है तो पृथ्वी का अगर एक टुकड़ा हम यहाँ से ऐसे काट के ले लें, ये वाला हिस्सा, तो इस हिस्से की बात करते हैं। तो देखिए भूप्रपर्टी की बात करें, पहले मैं आपको इस हिस्से की बात करता हूँ। तीन हिस्सों में हम इसको बांट देते हैं, जिसमें सिलिकॉन और एल्यूमिनियम आता है, जैसे हम स्याल बोलते हैं, स्याल सीमा, सिलिकॉन और मैग्नीशियम होता है। इसके बाद आता है स्याल सीमा नीफे, यानी कि निकिल और फेरस आती है। तो जो पृथ्वी की पटल होती है, सतह होती है, उस सतह को अगर तीन भागों में बांट दें, गहराई के साथ अगर हम नीचे जाने का प्रयास करते हैं, तो पहली जो पटल होती है उसको हम सिलिकॉन और एल्यूमिनियम बोलते हैं, सिलिकॉन और एल्यूमिनियम की मात्रा अधिकतम होती है। दूसरे में सिलिकॉन मैग्नीशियम की मात्रा अधिकतम होती है, और तीसरे में निकल और फेरस की मात्रा अधिकतम पाई जाती है। बात करते हैं भूप्रपर्टी की। देखिए अगर यहाँ पर अगर हम बात करते हैं पृथ्वी की जो सतह होती है, इस सतह को, ये जो सतह है, इस सतह को ही हम भूप्रपर्टी कहते हैं। और इस भूप्रपर्टी में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला जो तत्व होता है उसे हम ऑक्सीजन कहते हैं। तो पृथ्वी की भूप्रपर्टी में पाए जाने वाला सर्वाधिक मात्रा में कौन सा तत्व होता है? ऑक्सीजन होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, पृथ्वी पर पाए जाने वाला यूरेनियम है। देखिए पृथ्वी पर जो यूरेनियम पाया जाता है वो 238 पाया जाता है। 238 इसका एटॉमिक वेट होता है, परमाणु भार होता है, जो कि पृथ्वी पर पाया जाता है। यह अपने आप में एक रेडियो एक्टिव पदार्थ होता है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। और नाभिकीय रिएक्टर में यूरेनियम का प्रयोग अक्सर किया ही जाता है। यह नाभिकीय विखंडन की प्रक्रिया को भी परिभाषित करता है। तो आपने परमाणु बम देखा होगा, उसमें यूरेनियम का प्रयोग खासतौर पर किया जाता है, क्योंकि इससे अल्फा बीटा गामा किरण अनवरत रूप से निकलती रहती हैं, और यह एक अधिकतम लेवल की ऊर्जा इसमें से निकलती रहती है। अल्फा बीटा गामा किरण निकलती रहती हैं, और न्यूट्रॉन्स काफ़ी मात्रा में निकलते हैं, जिसके कारण ही विनाश की जो परमाणु बम के द्वारा विनाश होता है वह देखने को मिलता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, लोहे का निष्कर्षण होता है। देखिए लोहे के निष्कर्षण की बात करें, लोहे को हम क्या बोलते हैं? Fe से डिनोट करते हैं केमिस्ट्री के अंदर। लोहे का निष्कर्षण होता है तो एमेटाइट से। एल्यूमिनियम का निष्कर्षण होता है, देखिए ये बॉक्साइट से। इसका आंसर लिखा नहीं है, आप लोग पता है तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा। नेक्स्ट है तांबे का निष्कर्षण होता है। तो तांबे का जो निष्कर्षण किया जाता है वो कॉपर पायराइट से किया जाता है। प्रश्न आपसे सीधा सीधा किया जाएगा कि तांबे का निष्कर्षण होता है, तो तांबे का निष्कर्षण किसके द्वारा होता है? कॉपर पायराइट्स के द्वारा होता है। चलिए अब बात करते हैं डीडीटी। देखिए डीडीटी का पूरा नाम आपसे पूछेगा। डीडीटी की क्या होती है? एक कीटनाशक होती है, और इसका छिड़काव वगैरह करवाया जाता है। कीटनाशक आपने देखा होगा गांव में जो प्रधान वगैरह होते हैं, और जिला पंचायत स्तर पर बात करें, पार्षद स्तर पर बात करें, तो ये क्या करवाते हैं, जैसे किसी क्षेत्र में डेंगू या मलेरिया बहुत मात्रा में फैला हुआ है, तो वहाँ पर डीडीटी का छिड़काव करवाया जाता है। यह कीटनाशक होता है, कीटों को मार देती है। ठीक, तो डीडीटी का पूरा नाम जो होता है वो होता है डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरोईथेन। क्या होता है प्यारे साथी? डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरोईथेन डीडीटी का फुल फॉर्म होता है, एक तरीके से पूरा नाम होता है। इसी प्रकार से हम बात करें टीएनटी का पूरा नाम क्या है, तो ट्राई नाइट्रोटोल्बिन के नाम से टीएनटी को जाना जाता है। टीएनटी को क्या बोलते हैं? ट्राई नाइट्रोटोल्बिन। आरडीएक्स की बात करें तो आरडीएक्स के बारे में आपने सुना होगा, जो पुलवामा का हमला हुआ था, और जो आतंकवादियों के द्वारा पुलवामा में जम्मू कश्मीर के अंदर हमला हुआ था, तो उसमें आरडीएक्स के द्वारा विस्फोट किया गया था। तो जो आरडीएक्स होता है उसका जो पूरा नाम है वो है रिसर्च एंड डेवलप्ड एक्सप्लोजिव। पूरा नाम क्या है? रिसर्च एंड डेवलप्ड एक्सप्लोजिव। और इसका जो अन्य नाम है उसको बोलते हैं, केमिस्ट्री में बोलते हैं इसको साइक्लोनाइट। क्या बोलते हैं प्यारे साथी? साइक्लोनाइट के नाम से इसको जाना जाता है। तो आरडीएक्स का पुराना जो नाम है वो है रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्सप्लोजिव, जबकि इसका रासायनिक नाम होता है साइक्लोनाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डायनामाइट का प्रमुख अवयव है। चलिए इसको बताइएगा अभी। डायनामाइट, देखिए डायनामाइट की खोज के बारे में बात करें तो अल्फ्रेड नोबल के द्वारा डायनामाइट की खोज की गई थी। यह भी एक रेडियो एक्टिव पदार्थ होता है, और इसी खोज के लिए जो अल्फ्रेड नोबल है, इनके नाम पर नोबेल प्राइज़ की शुरुआत की गई थी।
क्लियर है। तो डायनामाइट का जो प्रमुख अवयव होता है वो होता है नाइट्रोग्लिसरीन। क्या होता है प्यारे साथी? नाइट्रोग्लिसरीन डायनामाइट का प्रमुख अवयव होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डीडीटी यानी कि कीटाणुनाशक बनाया जाता है। देखिए डीडीटी की बात करें तो जो डीडीटी है वो कीटाणुनाशक किससे बनाया जाता है? क्लोरल से बनाया जाता है। प्रश्न बहुत पूछा जाता है, डीडीटी यानी कि कीटाणुनाशक किससे बनाया जाता है? तो क्लोरल के द्वारा बनाया जाता है। यूरेनियम का प्रमुख अयस्क है। देखिए यूरेनियम का जो प्रमुख अयस्क होता है वो होता है पिंच ब्लेंड, यानी कि पिंच ब्लेंड से ही यूरेनियम का निर्माण किया जाता है। नेक्स्ट है टैप रिकॉर्डर की टेप लेपित होती है, तो परमैग्नेटिक जो चूर्ण होते हैं उसके द्वारा ये क्या होती है? लेपित होती है। अगला प्रश्न है पोर्टलैंड सीमेंट का आविष्कार किया था? तो जोसेफ स्पडीन के द्वारा पोर्टलैंड सीमेंट का आविष्कार किया गया था। पोर्टलैंड सीमेंट का प्रमुख घटक क्या है? तो इसका प्रमुख घटक होता है चूना सिल्का और एल्यूमिना। चूना सिल्का और एल्यूमिना पोर्टलैंड सीमेंट के प्रमुख घटक होते हैं। अगला प्रश्न है पीतल। पीतल के बारे में मैंने बताया था आपको, पिताजी, ऐसे याद कर लीजिए। पी से बन गया पीतल, और ता से बन गया तामा, और ज से बन गया जस्ता। तो जो पीतल है वो किसका? तामा और जस्ता का मिश्रण होता है। अगला प्रश्न है साथियों, सोने के आभूषण बनाते समय उसे कठोर बनाने के लिए उसमें मिलाया जाता है। जो सोने के आभूषण होते हैं उसे कठोर बनाने के लिए, क्योंकि जो सोना होता है वो अपने आप में मृदु होता है, यानी कि मुलायम होता है एक तरीके से, और इसकी तन्यता भी बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है। तो जो सोने के आभूषण है उसे कठोर बनाने के लिए क्या मिलाया जाता है? इसमें तांबा धातु को मिलाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, स्टील की कठोरता प्रदान करने के लिए मिलाई जाती है। देखिए स्टील जो होती है वो सबसे अधिक प्रत्यास्थ है। तो सबसे पहला प्रश्न यही पूछेगा इलास्टिसिटी किस धातु की सबसे अधिकतम होती है? तो सबसे अधिकतम इलास्टिसिटी प्रत्यास्थता स्टील की होती है। स्टील में कठोरता प्रदान करने के लिए इसमें क्या मिलाया जाता है? तो इसमें क्रोमियम को मिलाया जाता है। किसको? क्रोमियम को। अगला प्रश्न है सोने का लैटिन नाम क्या है? देखिए सोने सोने को बोले तो इसको एयू से प्रदर्शित करते हैं और इसको ऑरम कहते हैं। क्या कहते हैं साथियों? ऑरम कहा जाता है। चलिए अब थोड़े से बायोलॉजी के क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं, क्योंकि ये भी क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बात करते हैं कृत्रिम गुर्दा। कृत्रिम गुर्दा का मतलब होता है आर्टिफिशियल जो हार्ट होता है वो किस सिद्धांत पर कार्य करता है? देखिए आर्टिफिशियल जो हार्ट होता है, आर्टिफिशियल जो हार्ट होता है वो अपोहन के सिद्धांत पर कार्य करता है, यानी कि डायलिसिस की प्रोसेस पर कार्य करता है। हम हार्ट की थोड़ी सी बात कर लेते हैं। हार्ट इस तरीके से होता है, और हार्ट के अंदर ऐसे, एक मिनट भाई, जब भी हार्ट पढ़ाता हूँ ऐसा ही हो जाता है। एक ये हार्ट हो गया, तो इस हार्ट में मैं इसको तोड़ देता हूँ। इसमें क्या होता है, ऊपर वाले ये वाला हिस्सा और ये वाला हिस्सा आलिंद होता है, और ये जो नीचे वाले हिस्से होते हैं ये होते हैं निलय। यानी कि ऊपर वाले हिस्सों को आलिंद कहते हैं, नीचे वाले हिस्सों को और निलय कहते हैं। इसमें सिराओं के द्वारा जो शरीर में प्रवाहित अशुद्ध रक्त होता है उसको आलिंद के द्वारा निलय में पहुँचाया जाता है। क्लियर? और निलय के द्वारा पंप करके उसे फिर आलन से होते हुए, आर्टरी से होते हुए धमनियों में प्रवाहित कर दिया जाता है। क्लियर है? तो ये सबसे पहले पूछ सकता है हृदय के कितने कक्ष होते हैं? तो 4 चैम्बर का हार्ट होता है मानव का। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक व्यक्ति की आंखों का रंग काला, नीला या भूरा उस वर्ण पिगमेंट पर आश्रित है, किसमें पाया जाता है? देखिए एक व्यक्ति का जो रंग है, आंखों का रंग है, नीला हो या भूरा हो या काला हो, ये जो पिगमेंट आश्रित होता है वो क्या होता है? परितारिका, यानी कि जो आइरिस होती है उस पर आधारित होता है। जब आंख में धूल चली जाती है तो कौन सा हिस्सा सूजकर गुलाबी हो जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो जब आंख में धूल चली जाती है तो कौन सा हिस्सा सूजकर गुलाबी हो जाता है? नेत्र श्लेष्मला, यानी कि कंजक्टिविटी, कंजक्टिविटा, कंजक्टिवा। चलिए चलिए नेक्स्ट है बच्चों में दूध पीते समय स्तनों में दूध का निष्कासन किसकी मदद से होता है? देखिए बच्चों के दूध पीते समय, जब दूध पीते हैं बच्चे, तो स्तनों से जो दूध आता है, माँ के स्तनों से जो दूध आता है वो किसके कारण आता है? तो ऑक्सीटोसिन नामक हार्मोन होता है, उसके स्रावण के कारण जो ऑक्सीटोसिन जो हार्मोन है उसके स्राव के कारण ऐसा होता है। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है सामान्यतः निषेचन कहाँ होता है? देखिए अगर बात करें सामान्यतः निषेचन की, निषेचन जो होता है वो मनुष्य की अगर बात करते हैं तो निषेचन जो होता है स्त्रियों की जो फैलोपियन ट्यूब होती है, इस तरीके से थोड़ा सा हम इसको बनाने की कोशिश करते हैं, और यहाँ से बात करें तो ये आपका जो हिस्सा होता है इसे बोलते हैं यूरेट्रस, और इस तरीके से यहाँ पर आएंगे तो ये इनकी डिंब वाहिनी वाली नली होती है, और डिंब वाहिनी वाली नली से होते हुए इस तरीके से ये
यहाँ से होते हुए ये होती है आपकी फैलोपियन ट्यूब। तो जब भी बात करें तो यहाँ से स्पर्म एंटर करता है और यूरेट्रस से होते हुए ये थोड़ा सा खिसक जाता है किस साइड में, फैलोपियन ट्यूब की तरफ से। इधर से अंडाणु निकलता है, जो अंडाणु होता है वो फैलोपियन ट्यूब में पहुँच जाता है और फैलोपियन ट्यूब में ही क्या हो जाता है, निषेचन हो जाता है। तो सामान्यतः निषेचन की प्रक्रिया कहाँ पर होती है, सामान्यतः निषेचन की प्रक्रिया फैलोपियन ट्यूब में होती है। चूँकि जब इसका जो केंद्रक है, माफ़ कीजिएगा, जो अंडाणु है और स्पर्म है, जब दोनों मिल जाते हैं तो उनका थोड़ा सा आकार बढ़ने लगता है और ये थोड़ा सा खिसक कर कहाँ पर आ जाता है, यूरेट्रस के अंदर आ जाता है। तो यूरेट्रस की इस सतह की ओर, इस वाली सतह की ओर या इस वाली सतह की ओर ये अपना आकार बनाना शुरू कर देता है। धीरे धीरे पूरे के पूरे यूरेट्रस में ही यह फैल जाता है। तो सबसे पहला प्रश्न था निषेचन की प्रक्रिया कहाँ पर होती है, तो निषेचन की प्रक्रिया डिंब वाहिनी नली यानी कि फैलोपियन ट्यूब के अंतर्गत होती है। क्लियर है कि नहीं? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कृत्रिम वीर्य सेचन के उद्देश्य से वृषभ वीर्य को किस में संचित किया जाता है। देखिए यहाँ पर बात करते हैं आर्टिफिशियल जो स्पर्म होता है उसको, जब वृषभ वीर्य का मतलब होता है जो यानी कि टेस्ट ट्यूब के अंदर अगर रखा जाता है तो उसके किस रूप में संचित किया जाता है, तो द्रव नाइट्रोजन में उसको संचित किया जाता है। किसमें? लिक्विड नाइट्रोजन होती है उसमें इसको संचित किया जाता है। अगला प्रश्न है साथियों, किस पादप का पुष्प सबसे बड़ा होता है? चलिए बताइए किस पादप का पुष्प सबसे बड़ा होता है। देखिए जो रेफ्लेशिया नामक पादप होता है, पेड़ होता है, रेफ्लेशिया पेड़ होता है, उसका जो पुष्प होता है सबसे बड़ा होता है। क्लियर है? किस वृक्ष की आयु, किसी वृक्ष की आयु जो आयु है कैसे पता चलती है? देखिए किसी भी वृक्ष यानी कि पेड़ की आयु हमको पता लगानी है तो किसी भी वृक्ष की आयु किससे पता लगेगी, तो बलयों को गिनकर उसके अंतर्गत जो बलय होंगी, उसको अंदर जो बलय होंगी, यानी कि कहने का मतलब ये उसका तना है, मान लीजिए तना से यहाँ से कोई शाखा निकल कर जा रही हैं, इस तरीके से शाखा निकल कर जा रही हैं, तो आपने जॉइंट वगैरह देखे होंगे, उनमें कहीं कहीं जॉइंट देखने को मिलते हैं। जॉइंट को जब आप उसको काटोगे तो उसका लाल लाल हिस्सा आपको कभी कभी देखने को मिलता है, तो उसमें जो बलय होती हैं उन बलयों से ही हम पता लगाते हैं, या फिर हम उसको बोलते हैं द्रणऊतक। जो द्रणऊतक उसमें होते हैं उसके अंदर बलय देखने को मिलती है और वहीं से हम पता लगाते हैं किसी भी वृक्ष की आयु को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, जल संवर्धन हाइड्रोपोनिक्स क्या है? चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताइए। जल संवर्धन यानी कि हाइड्रोपोनिक्स क्या है, तो बिना मिट्टी के पादप का उगना, बिना मिट्टी के पादप उगाना, ये क्या होता है? हाइड्रोपोनिक्स होता है। जल संवर्धन यानी कि हाइड्रोपोनिक्स क्या होता है? बिना मिट्टी के पादप उगाना ही क्या कहलाता है? हाइड्रोपोनिक्स कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, किस वैज्ञानिक को आनुवंशिकी का पिता कहा जाता है? देखिए जॉन ग्रेगर मेंडल, इनका पूरा नाम है जॉन ग्रेगर मेंडल और इनको आनुवंशिकी का पिता कहा जाता है। किसका? आनुवंशिकी यानी कि जेनेटिक्स का इनको फादर कहा जाता है। आनुवंशिकी क्या होती है? एक मान लीजिए एक वंश से दूसरे वंश में जो भी एबिलिटीज़ हों, बोल सकते हैं गुण हों, दूसरे वंश में पहुंचते हैं, उसको ही आनुवंशिकी कहा जाता है। तो डीएनए आरएनए का मैचिंग आपने पढ़ाई होगा कि डीएनए और आरएनए और जीन्स वगैरह, क्रोमोसोम्स वगैरह उसमें मिल जाते हैं, एक वंश से दूसरे वंश में पौत्र के अंतर्गत देखने को मिलते हैं, तो ये आनुवंशिकी ही कहा जाता है। जॉन ग्रेगर मेंडल की बात करें तो इन्होंने अपना जो परीक्षण किया था ये मटर के पौधे पर किया था। किस पर किया था? मटर के पौधे पर किया था और इन्होंने कुल मिलाकर 7 प्रकार के जो पॉइंट्स थे उनको आधार बनाकर अपने मटर के पौधे पर किया था। मटर का पौधा जो होता है वो 2 वर्षीय होता है, 1 वर्षीय भी होता है और इसके अंतर्गत क्या है? निषेचन, स्वनिषेचन भी होता है और अंतः निषेचन भी इसमें देखने को मिलता है। स्वनिषेचन और परानिषेचन भी इसके अंतर्गत देखने को मिलता है, यानी क्रॉस पॉलिनेशन भी इसमें हो सकता है, इस वजह से इसको यूज किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी बच्चे का लिंग निर्धारण किससे होता है? देखिए किसी भी बच्चे का लिंग निर्धारण होता है तो वो पिता के गुणसूत्रों के कारण ही होता है। मनुष्य में यत्र गुणसूत्रों की बात करें तो कुल मिलाकर 46 गुणसूत्र होते हैं। कितने गुणसूत्र होते हैं? मनुष्य में कुल मिलाकर 46 गुणसूत्र होते हैं। 46 की बात करें तो ये 23 जोड़े होते हैं। कितने जोड़े होते हैं साथियों? 23 जो जोड़े होंगे यहाँ पर। क्लियर है? जिसमें से जो 22 होंगे उनको हम ऑटोसोम्स के नाम से जानते हैं। क्या? ऑटोसोम्स के नाम से जानते हैं। और जो 23वां होता है उसको हम हेटेरोसोम्स के नाम से जानते हैं।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। जो लोग मक्का को मुख्य अनाज की तरह आहार में लेते हैं उनमें किस विटामिन की कमी की संभावना रहती है? देखिए, जो भी मक्का को अनाज की तरह प्रयोग करते हैं उनमें विटामिन बी की कमी की संभावना रहती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? तो नेक्स्ट है अपना, किसी सदिश का परिमाण कभी भी नहीं हो सकता। देखिए, परिमाण कभी भी, चाहे सदिश हो या अदिश हो, कुछ भी हो, परिमाण कभी भी ऋणात्मक तो हो ही नहीं सकता। ये हमेशा क्या रहता है? पॉजिटिव ही रहता है। कपास रेशा किससे प्राप्त होता है? देखिए, जो कपास का जो रेशा है वो किससे प्राप्त होता है? बीजों से प्राप्त होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, और ये क्वेश्चन पहले भी करा चुके हैं। भोपाल में 1984 की जो त्रासदी हुई थी, गैस लीक हुई थी, उसमें कौन सी गैस थी? तो भोपाल गैस कांड, जिसमें मेथाइल आइसोसाइनेट गैस का रिसाव हुआ था। नेक्स्ट है, भैंस के मुख्य नस्लें कौन सी हैं? तो भैंस की मुख्य नस्लों में अगर बात करें तो मुर्रा, सूती, भदवाड़ी, जाफराबादी और महसाना है। कौन सी? मुर्रा हुई, सूरती हुई, भदवाड़ी हुई, जाफराबादी हुई और महसाना हुई। केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान की स्थापना कहाँ पर की गई थी? देखिए, केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान की अगर बात करते हैं तो यह उत्तर प्रदेश के मथुरा जिले के मखदूम, ये मखदूम कहाँ पर पड़ता है? एक छोटा सा कस्बा है, फर है, उस वहाँ पर पड़ता है, मखदूम में हुई। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय ऊंट अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है? तो बीकानेर, राजस्थान के अंतर्गत है राष्ट्रीय ऊंट अनुसंधान केंद्र। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट है, दालचीनी कहाँ से प्राप्त होती है? तो वृक्षों की छाल से दालचीनी प्राप्त होती है। अगला है, मसालों की रानी किसे कहा जाता है? तो जो इलायची होती है उसको मसालों की रानी कहा जाता है। नेक्स्ट, फूलों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो फूलों का अध्ययन एंथोलॉजी कहा जाता है, जबकि फलों का अध्ययन जो होता है वो पोमोलॉजी कहलाता है। पेडोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो मिट्टी का अध्ययन पेडोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। नेक्स्ट है, सिस्टमा नेचर किसकी पुस्तक है? तो जो कार्ल लीनियस है, क्या कैरोलस लीनियस बोल सकते हैं, जो कैरोलस लीनियस हैं उनके द्वारा जो पुस्तक लिखी गई है उसको बोलते हैं सिस्टमा नेचर। नेक्स्ट है, दूध से दही के रूप में जमने का कारण क्या होता है? तो देखिए, दूध से जब दही जमता है तो उसका कारण होता है लैक्टोबैसिलस, जो जीवाणु होते हैं, लैक्टोबैसिलस जो जीवाणु होते हैं। और ये जो जीवाणु होते हैं, लैक्टोबैसिलस जीवाणु जो होते हैं, ये किस में आएंगे? पादप में आएंगे या जंतु में आएंगे? ये बात आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिए। नेक्स्ट है, विषाणु में क्या होता है? विषाणु की बात करें तो इसमें न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन पाया जाता है। तो विषाणु के अंतर्गत क्या होता है? तो न्यूक्लिक एसिड होगा और प्रोटीन होगा। अगला प्रश्न है साथियों, इंपॉर्टेंट है, जंतुओं में होने वाली फुट एंड माउथ रोग का कारण क्या है? तो फुट एंड माउथ रोग जो होता है वो विषाणु यानी कि वायरस के कारण ही होता है। नेक्स्ट है, किस शैवाल से आयोडीन प्राप्त होता है? देखिए, आयोडीन किस शैवाल से प्राप्त होता है? शैवाल आपने देखा होगा, जो नदी जो तालाब वगैरह देखे होंगे, वहाँ पर आपने उसकी परत पे हरी हरी परत जम जाती है, वहाँ पर आपने शैवालों को देखा होगा। यह जो शैवाल होते हैं अपने एक तरीके से थैलोफाइट के अंतर्गत आते हैं। जब हम पादप जगत को वर्गीकृत करते हैं तो वहाँ पर इसको थैलोफाइट के अंतर्गत रखा जाता है। और शैवालों को, इनके अंतर्गत ना तो जड़ होती है, ना तना होता है, ना ही इन शैवालों में पत्ती होती है। तो शैवाल किस में आते हैं? पहले बात, पादप में आते हैं। ना जड़ होती है, ना तना होता है, ना पत्ती होती है, ना ही इनमें संवहनी ऊतक पाया जाता है। क्लियर है? तो जो शैवाल है, आयोडीन किससे प्राप्त होती है? किस शैवाल से? तो लेमिनेरिया से प्राप्त होती है। तो प्रश्न पूछ सकता है किस शैवाल से आयोडीन प्राप्त होती है? तो लेमिनेरिया जो होता है उससे प्राप्त होती है। नेक्स्ट है, एवोगैड्रो संख्या। देखिए, एक एवोगैड्रो संख्या का मतलब हो गया 1 मोल। 1 मोल का मतलब हो गया 1 ग्राम, बोल सकते हैं 1 ग्राम में अणुओं की संख्या, ऐसे बोल दीजिए। तो अणुओं की जो संख्या होती है, कणों की जो संख्या होती है, उसकी जो यूनिट होती है उसे मोल बोलते हैं। और 1 मोल बराबर बन जाता है 1 एवोगैड्रो संख्या। क्या बनता है? 1 एवोगैड्रो संख्या बनता है। 1 एवोगैड्रो संख्या का मतलब होता है 6.023 इंटू 10⁻23, क्योंकि इसका कोई मात्रक नहीं होगा, क्योंकि खुद ही अपने आप में क्या है, ये एवोगैड्रो नंबर एक यूनिट ही होती है, तो इसका कोई मात्रक नहीं होता है। तो इसका वैल्यू क्या होता है? 6.023 इंटू 10⁻23। नेक्स्ट है, दाब बढ़ने पर एक तरल का क्वथनांक क्या होगा? तो देखिए, जब भी दाब बढ़ाया जाएगा तो कोई लिक्विड है, और लिक्विड का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो हमेशा क्या बढ़ेगा? इंक्रीज होगा, यानी कि बढ़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव रक्त में ऑक्सीजन का परिवहन करता है
चलिए, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, जो ब्लड क्या है, धमनियों में, सिराओं में, केशिकाओं में प्रवाहित होता है। तो प्रवाहित होने के लिए उसका सहायक कौन है? तो जो ऑक्सीजन का परिवहन करता है वो करता है आरबीसी। दूसरे नंबर पर हम यहाँ पर अगर ऑप्शन में हीमोग्लोबिन दे रखा हो तो आप लोग आंसर हीमोग्लोबिन लगाइएगा, क्योंकि जो हमारे फेफड़े होते हैं, फेफड़ों के अंदर एल्वलीज होती हैं, उन एल्वलीज में क्या होता है, ऑक्सीजन पहुँचता है। और ऑक्सीजन क्या करता है, हमारे जो रुधिर होता है, रुधिर के अंदर हीमोग्लोबिन होती है, और ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन से विक्रिया करके ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है, और वह फिर हमारे शरीर में प्रवाहित हो जाता है। क्लियर है कि नहीं? चलिए, ये क्वेश्चन आप लोग कर चुके हैं पहले भी, फिर भी रिपीट हो चुका है, लेकिन करना पड़ेगा। वसा में घुलनशील विटामिन कौन से हैं? तो ए ई डी के जो विटामिन हैं वसा में घुलनशील हैं, जबकि बी और सी विटामिन की बात करें तो ये जल में घुलनशील विटामिन हैं। क्लियर है? तो जल में घुलनशील विटामिन कौन से हैं? बी और सी, जबकि वसा में घुलनशील विटामिन ए ई डी के हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्वनि की चाल है तो 760 मील प्रति घंटा ध्वनि की चाल होती है। एल्यूमिनियम का अयस्क क्या है? तो बॉक्साइट एल्यूमिनियम का अयस्क होता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एल्यूमिनियम का अयस्क क्या है? तो बॉक्साइट एल्यूमिनियम का अयस्क है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राकृतिक मोम या लाख प्राप्त किए जाते हैं। जो प्राकृतिक मोम है और लाख है वो प्राप्त किए जाते हैं, तो किससे प्राप्त किए जाते हैं? कीड़ों के स्राव के रूप में प्राप्त किए जाते हैं। अगला प्रश्न है, कारपेंट्री में इस्तेमाल किया जाता है। चलिए, कार बैटरी में इस्तेमाल किया जाता है तो सल्फ्यूरिक एसिड। देखिए, कार बैटरी में जो बैटरी होती है वो सीसा संचयक सेल होता है। क्या होता है? सीसा संचयक सेल होता है, और उसमें क्या पाया जाता है? सल्फ्यूरिक एसिड पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारे शरीर में आधारी उपापचय को नियंत्रित करने वाला हार्मोन है। देखिए, आधारी उपापचय को नियंत्रित करने वाला हार्मोन होता है, अबटू ग्रंथि होती है, और इस अबटू ग्रंथि को ही हम क्या बोलते हैं? थायराइड ग्रंथि के नाम से भी जानते हैं। किसके नाम से? थायराइड ग्रंथि के नाम से भी जानते हैं। अबटू को हिंदी में बोलते हैं। और जो पैराथायराइड होती है, पराथायराइड बोलते हैं, इसको हम परा अबटू के नाम से भी जानते हैं। ये कहाँ पर पाई जाती है? तो ये गले के अंदर पाई जाती है, और इसी के कारण गलगंड की बीमारी भी हो जाती है, घेंगा नामक बीमारी भी हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिजली के बल्ब का फिलामेंट बना होता है। देखिए, फिलामेंट जो बना होता है वो टंगस्टन के तार का बना होता है। इस फिलामेंट की अगर बात करें तो इसका जो गलनांक होता है लगभग 3400 डिग्री सेंटीग्रेड के करीब इसका गलनांक रखा जाता है, ताकि यह जल्दी ही इसका ऑक्सीडेशन ना हो और यह कहीं पिघल ना जाए। क्लियर है? हीटर की बात करते हैं तो हीटर के अंदर का जो तार पाया जाता है वो नाइक्रोम का तार होता है। ये भी आसान ही बन जाएगा। क्लियर है? अगला प्रश्न है, मानव नेत्र पर बना प्रतिबिंब होता है। देखिए, मानव नेत्र पर जो भी प्रतिबिंब बनता है वह उसके रेटिना पर बनता है, और रेटिना पर बना हुआ प्रतिबिंब कैसा होता है? अपने आप में उल्टा होता है, और जितने भी प्रतिबिंब उल्टे होते हैं वो अपने आप में वास्तविक होते हैं। तो मानव नेत्र पर बना प्रतिबिंब कैसा होता है? वास्तविक होता है, उल्टा होता है, रेटिना पर बनता है। क्लियर? अगर यहाँ पर अगर मानव नेत्र की बात करें तो ये मान लीजिए मानव का नेत्र है, यहाँ से अगर कोई प्रकाश किरण आती है और इस तरीके से यहाँ पर रेटिना है, इस रेटिना पर बनता है। गलती से अगर ये यहाँ पर बन जाए तो इसको निकट दृष्टि दोष कहते हैं, और यहाँ पीछे बन जाए तो इसको दूर दृष्टि दोष कहते हैं। निकट दृष्टि दोष में अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है, जबकि दूर दृष्टि दोष में उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। क्लियर है कि नहीं? तो ये भी प्रश्न आपको क्लियर होना चाहिए। नेक्स्ट है, पृथ्वी पर कुल जल में मीठे पानी का भंडार है। देखिए, जो पृथ्वी पर जल पाया जाता है लगभग 80% के करीब, तो जल 80 से ज़्यादा होगा, ज़्यादा ही है, लगभग 94-95 है, एग्जैक्ट डाटा याद नहीं है। उसमें बात करें तो महासागरों से ही होता है, और जो पृथ्वी पर जल है वो 2.5% पाया जाता है। नेक्स्ट है, दूध की शुद्धता मापी जाती है। देखिए, दूध के अंदर लैक्टोबैसिलस जीवाणु पाए जाते हैं, और दूध के अंदर ही कैसिन नामक प्रोटीन भी पाया जाता है। कौन सा? कैसिन नामक प्रोटीन पाया जाता है, और दूध की जो शुद्धता मापी जाती है वो लैक्टोमीटर के द्वारा मापी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, ये भी इंपॉर्टेंट है, ध्वनि के शोरगुल का मापन होता है। देखिए, ध्वनि का जो शोरगुल है उसका जो मापन होता है वो डेसिबल के अंतर्गत किया जाता है। बायोगैस में मुख्यतः होती हैं, तो बायोगैस में CH4, यहाँ पर पूरा नहीं लिखा है, CH4 यानी कि मीथेन गैस जो होती है वो बायोगैस होती है। माइक्रोफोन का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था? तो ग्राहम बेल के द्वारा माइक्रोफोन का आविष्कार किया गया था।
चलिए अगला प्रश्न है साथियों, मधुमेह रोग होता है। देखिए जो मधुमेह रोग होता है यह डायबिटीज़ नामक रोग है और यह किसके अभाव में होता है? इंसुलिन के अभाव में होता है। बात करते हैं स्कर्वी रोग, तो स्कर्वी रोग विटामिन सी की कमी से होता है और विटामिन सी की जो खोज की थी वैज्ञानिक हलकट के द्वारा की गई थी। सूर्य ग्रहण जब होता है जब चंद्रमा और सूर्य के बीच में पृथ्वी आ जाती है। जब चंद्रमा और सूर्य के बीच में पृथ्वी आ जाती है तब सूर्य ग्रहण होता है। दूसरी बात, यहाँ पर अगला प्रश्न है पेसमेकर संबंधित है। देखिए पेसमेकर के बारे में आप लोगों ने बहुत सुना होगा, पेसमेकर पेसमेकर पेसमेकर। जो हमारा हृदय होता है इस तरीके से हृदय है और यहाँ पर इस तरीके से मैं बना देता हूँ थोड़ा सा। अरे यार ऊपर से बनाने पर तुरंत आ जाता है वो। चलिए इस तरीके से, इस तरीके से हर्ट होता है लेकिन ठीक से नहीं बना। यहाँ पर अगर इस जगह पर देखेंगे तो जो लेफ्ट वाली साइड होती है यहाँ पर होता है ऐसे नोड और इसमें से क्या होता है वैद्युत आवेग उत्पन्न होता है जिसके कारण क्या है हमारी तंत्रिकाएं काम करती हैं और यहीं से जो आवाज़ है लपडप की आवाज़ निकलती रहती है। तो जो पेसमेकर है जो ऐसे नोड है, कभी कभी क्या होता है कि ये ऐसे नोड काम नहीं करता है, इसकी जगह पर यहाँ पर पेसमेकर का प्रयोग किया जाता है। तो कहाँ पर? हार्ट के अंदर पेसमेकर का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, हीरा और ग्रेफाइट एक जैसे नहीं दिखते क्योंकि दोनों के कार्बन परमाणु की संरचना पृथक पृथक होती है, क्योंकि ये अपने आप में प्राकृतिक बहुलक हैं। कैसे हैं? नेचुरल पॉलीमर हैं। अच्छा, अरे यहाँ गड़बड़ तभी हुई, मैं सोच रहा था हीरा और ग्रेफाइट एक जैसे नहीं दिखते क्योंकि इनके कार्बन की परमाणु संरचनाएं जो होती हैं वो अलग अलग होती हैं। कार्बन परमाणु की संरचना अलग अलग होने के कारण ऐसा होता है। और प्रश्न है ये, नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राकृतिक बहुलक है तो प्राकृतिक बहुलक में क्या आ जाता है? आपका रबर आ जाता है। संश्लेषित में आपका क्या आएगा? कृत्रिम के अंतर्गत हम रेयन का यूज कर लेते हैं। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कच्चे फलों को कृत्रिम ढंग से पकाने के लिए प्रयोग किया जाता है। देखिए अब यहाँ पर दो प्रश्न आपके बनते हैं, एक बनता है एथिलीन, एथिलीन भी आंसर में ऑप्शन में हो और एसिटिलीन भी हो। जो कच्चे फल हैं उनको कृत्रिम ढंग से अगर हमें पकाना है तो एसिटिलीन गैस का प्रयोग करेंगे और प्राकृतिक रूप से जो फल पकते हैं वो एथिलीन के कारण पकते हैं। एथिलीन जो होता है एकमात्र पादप हार्मोन होता है जो गैसीय अवस्था में पाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत चुम्बक बनाने के लिए सबसे अधिक उपयुक्त होता है। विद्युत चुम्बक अगर हमको बनाना है तो सबसे अधिक उपयुक्त है मृदु लोहा। आप नर्म लोहे को लीजिए, आप विद्युत चुम्बक बना सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मस्तिष्क और मेरुरज्जु को ढकने वाली झिल्लियों में सूजन आ जाने का कौन सा रोग होता है? मस्तिष्क हो, मेरुरज्जु हो को ढकने वाली झिल्लियों में सूजन आ जाने से कौन सा रोग होता है? तो मेनिंजाइटिस नामक बीमारी हो जाती है। अगला प्रश्न है, द्रव्यमान का एसआई मात्रक क्या होता है? तो द्रव्यमान का एसआई मात्रक किलोग्राम होता है। ये प्रश्न आसान है। पौधों और जीवों के स्थान वितरण का अध्ययन का नाम है तो इसको हम बायो ज्योग्राफी कहते हैं। क्षेत्रफल की राशि है, क्षेत्रफल अपने आप में एक अदिश राशि होती है। क्षेत्रफल कैसी होती है? अदिश राशि। दो प्रकार की राशियां होती हैं, एक सदिश राशि होती है, ऐसी राशियां जिसमें दिशा और परिमाण दोनों ही होते हैं सदिश राशि कहलाती है। ऐसी राशियां जिनमें सिर्फ और सिर्फ परिमाण होता है, दिशा नहीं होती है, उनको अदिश राशि कहा जाता है। चलिए अगला प्रश्न है, सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह की बात करें तो इसमें सबसे बड़ा ग्रह होता है बृहस्पति, जबकि सबसे छोटा ग्रह होता है बुध। बुध के बाद यहाँ पर देखेंगे शुक्र, शुक्र के बाद आती है पृथ्वी, पृथ्वी के बाद आता है मंगल, मंगल के बाद आता है बृहस्पति, फिर आता है शनि, फिर आता है अरुण और वरुण। तो यहाँ पर सूर्य होगा, सूर्य के सबसे नज़दीक होता है बुध और सबसे दूर होता है अरुण। वरुण जो होता है सबसे दूर होता है, वरुण क्या होगा? सबसे दूर होगा। सबसे बड़ा कौन सा होता है? बृहस्पति होता है। सबसे छोटा कौन सा होता है? बुध होता है। बाकी यहाँ पर अगर बात करते हैं मंगल और जो बृहस्पति होता है इनके अंतर्गत जो बेल्ट है वो पाई जाती है, एस्ट्रॉयड बेल्ट जो होती है वो यहाँ पर पाई जाती है। ठीक, चलिए नेक्स्ट है, अस्थियों का अध्ययन क्या कहलाएगा? तो यहाँ पर इसको हम ऑस्टियोलॉजी के नाम से जानेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोटीन का सबसे अधिक समृद्ध स्रोत कौन सा होता है? तो जो सोयाबीन और मशरूम होता है ये सबसे अधिक समृद्ध स्रोत होते हैं, ये पिछली वीडियो में भी हम करा चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्वनि तरंगें यात्रा नहीं कर सकती। देखिए ध्वनि तरंगों की बात करें तो यह निर्वात में यात्रा नहीं कर सकती। ध्वनि तरंगें दो प्रकार की होती है, एक होती है अनुदैर्घ्य तरंग। कौन सी होती है? अनुदैर्घ्य तरंग होती है। और एक होती है अनुप्रस्थ तरंग।
तो दो प्रकार की ध्वनि तरंगें पाई जाती हैं, अनुदैर्घ्य तरंग और अनुप्रस्थ तरंग। वैसे तो कई देखने को मिल जाएंगी, लेकिन दो ही मेन है, अनुदैर्घ्य और अनुप्रस्थ। अनुदैर्घ्य तरंगों की बात करें तो यह तीनों माध्यमों में देखने को मिल जाएगी, ठोस तरफ गैस में देखने को मिल जाएगी, जबकि अनुप्रस्थ तरंगें केवल और केवल आपको कहाँ पर देखने को मिलेगी, तो जो अनुप्रस्थ तरंग हैं वो द्रव की सतह पर देखने को मिलेगी। एक तो द्रव की सतह पर देखने को मिलेगी, और कहाँ पर देखने को मिलेगी, आपको ठोस के अंदर देखने को मिलेगी। कहाँ पर? ठोस के अंदर। जबकि अनुदैर्घ्य तरंगें सभी जगह देखने को मिलेंगी। ध्वनि तरंगें जो होती है वो निर्वात से होकर नहीं चल सकती हैं। अंतरिक्ष यात्री को अंतरिक्ष कैसा दिखाई देता है, तो ये आपको पता ही होगा, काला दिखाई देता है, पहले भी करा चुके हैं। रक्तदाब को मापने के लिए प्रयोग किया जाता है, तो स्फिग्मो मैनोमीटर का प्रयोग किया जाता है रक्तदाब को। जो ब्लड प्रेशर है हम उसको मापते हैं, तो स्फिग्मो मैनोमीटर के द्वारा नापते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेडियन किसकी इकाई है? लगाइए राइट आंसर क्या होगा। रेडियन किसकी इकाई है, तो रेडियन जो होती है वो कोण की इकाई होती है। अगला प्रश्न है, खून की कमी से को कहा जाता है? देखिए, खून की कमी जो हो जाती है वो हो जाती है एनीमिया के कारण। किसके कारण होती है खून की कमी? एनीमिया के कारण होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारी जल शब्द किसका सूचक है? जो भारी जल है उसको हम D2O कहते हैं, यानी कि ड्यूटेरियम ऑक्साइड कहते हैं। और ड्यूटेरियम की बात करें तो इसको नाभिकीय रिएक्टर में मंदक के रूप में प्रयोग किया जाता है। D2O की बात करें तो इसका जो अणु भार होता है वो 20 होता है। कितना होता है? अणु भार 20 होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो अगला प्रश्न है, विटामिन जो आंखों के लिए सबसे अच्छा होता है, विटामिन ए होता है, आंखों के लिए सबसे अच्छा होता है। विटामिन ए की कमी से रतौंधी नामक बीमारी होती है। विटामिन ए के कारण ही जेरोप्थेल्मिया नामक बीमारी होती है। और अगर हम विटामिन ए की बात करें तो इसको रेटिनॉल रासायनिक रूप से बोलते हैं। विटामिन ए की बात करें तो इसको जो खोज की थी वो मैकमिलन के द्वारा की गई थी। अगला प्रश्न है, कोबाल्ट पाया जाता है, तो जो विटामिन B12 होता है, विटामिन B12 में कोबाल्ट पाया जाता है। इसको हम साइनोकोबालमिन के नाम से भी जानते हैं, रासायनिक नाम होता है साइनोकोबालमिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आवेश की मात्रा का मात्रक है। देखिए, आवेश का मात्रक, आवेश को बोलते हैं Q, और Q बराबर फॉर्मूला होता है I/T। I को बोलते हैं एम्पियर, यानी कि विद्युत धारा, और T होता है समय, यानी कि समय का सेकंड हो गया। तो एम्पियर सेकंड विद्युत आवेश का मात्रक होता है, एम्पियर सेकंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, डायनामाइट में मुख्य रूप से पाया जाता है। देखिए, जो डायनामाइट है इसमें ट्राइग्लिसरीन पाया जाता है, हाँ नाइट्रोग्लिसरीन पाया जाता है, माफ़ कीजिएगा। तो डायनामाइट में मुख्य रूप से क्या पाया जाता है? नाइट्रोग्लिसरीन पाया जाता है। और शरीर में एनीमिया रोग से उत्पन्न होता है आयरन की कमी से। तो ये प्रश्न हो चुका है। चलिए लास्ट क्वेश्चन, ये अगला क्वेश्चन है, नींबू में पाया जाने वाला अम्ल है, तो नींबू के अंतर्गत जो अम्ल पाया जाता है वो साइट्रिक अम्ल पाया जाता है। इसी प्रकार अगर हम बात करते हैं टमाटर के अंदर, तो ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है, टमाटर के अंतर्गत ऑक्जेलिक एसिड पाया जाता है, ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है टमाटर के अंदर। जो पथरी होती है, पेट में जम जाती है, उसमें भी ऑक्जेलिक एसिड ही पाया जाता है। क्लियर है? चींटियों का जो डंक होता है उसके अंतर्गत कौन सा पाया जाता है? कमेंट बॉक्स में आंसर लिखिएगा। नेक्स्ट है, वायुमंडलीय हवा का सर्वाधिक घटक है। देखिए, वायुमंडलीय हवा में बात करें तो वायुमंडलीय हवा में 78% आपकी नाइट्रोजन N2 गैस पाई जाती है, जबकि 21% के करीब लगभग ऑक्सीजन गैस पाई जाती है। 4% के करीब आपका यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस देखने को मिलती है। क्या मिलेगी आपको? कार्बन डाइऑक्साइड गैस देखने को मिलेगी। क्लियर है? तो इस तरीके से इसका स्ट्रक्चर देखने को मिलता है। क्लियर है? 0.03% ये आपको कार्बन डाइऑक्साइड। क्लियर है? चलिए अगला प्रश्न है, गैसोहॉल बनता है। जो गैसोहॉल है वो किससे बनता है? पेट्रोल और इथेनॉल के मिश्रण से। जब हम पेट्रोल को लें, पेट्रोल और इथेनॉल इन दोनों को मिला दें तो हमारा क्या बन जाएगा? गैसोहॉल बनेगा। तो गैसोहॉल कब बनता है? जब पेट्रोल को और एथेनॉल को मिलाया जाता है। ठीक है, अभी बात भी चल रही है कि एथेनॉल को क्या करना है, पेट्रोल के अंदर 20% मिलाने की अनुमति भी दे दी गई है गवर्नमेंट के द्वारा। तो यानी कि अब गवर्नमेंट पेट्रोल नहीं देगी, क्या देगी? गैसोहॉल देगी। नेक्स्ट है, अंधापन किस विटामिन की कमी से होता है? तो विटामिन ए की कमी के कारण क्या होता है? अंधापन होता है। विटामिन ए की कमी के कारण क्या होता है? अंधापन होता है। रतौंधी नामक बीमारी भी हुई होती है, जेरोप्थेल्मिया नामक बीमारी होती है।
कार्बन के दो प्रमुख अवयव हैं हीरा और ग्रेफाइट। शरीर की सबसे बड़ी हड्डी है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखिए सबसे बड़ी पूछी है तो मैं आपको सबसे छोटी बता देता हूँ। सबसे छोटी हड्डी होती है स्टेपिज नामक हड्डी होती है। कौन सी? स्टेपिज नामक हड्डी होती है, शरीर की सबसे छोटी हड्डी होती है और यह कान में पाई जाती है। कहाँ पर पाई जाती है प्यारे साथी? कान में पाई जाती है। शरीर की सबसे बड़ी हड्डी की बात करें, सबसे बड़ी हड्डी की, तो ये फीमर हड्डी होती है। कौन सी? फीमर हड्डी होती है और ये कहाँ पर पाई जाती है? जांघ में पाई जाती है। क्लियर? और जो रीढ़ की हड्डी होगी ये कौन सी होगी? सबसे लंबी हड्डी में आ जाएगी। चलिए नेक्स्ट है, मानव शरीर में कुल हड्डियां 206 होती हैं। देखिए 300 से ऊपर होती हैं जब वह 1-2 वर्ष का बालक होता है, लेकिन जैसे जैसे उम्र सीमा बढ़ती है वह क्या होता है, हड्डियों की संख्या 206 ही रह जाती है। प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? तो प्रकाश वर्ष अपने आप में दूरी का मात्रक होता है। पॉजिट्रॉन की खोज किसके द्वारा की गई थी? तो जेम्स एंडरसन के द्वारा पॉजिट्रॉन की खोज की गई थी। बात करें पानी का घनत्व तो अधिकतम होता है तो ये 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर होता है। ये प्रश्न आपने देखा ही होगा। सूर्य की पराबैंगनी किरणों से पृथ्वी की रक्षा करता है, ओजोन परत करता है और डायनामो में आर्मेचर बना होता है। किसका? इस्पात का बना हुआ होता है। तो डायनामो के अंदर जो आर्मेचर होता है, डायनामो के अंदर जो आर्मेचर होता है वो किसका बना होता है? इस्पात का बना होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी पर एक व्यक्ति का वजन 600 न्यूटन है, उसका वजन चांद पर होगा। तो देखिए मैंने सीधा सीधा बताया, 6 का भाग लगा दीजिए, 1/6 होता है भार, तो 100 यूनिट आपका आंसर आ जाएगा। सोने का आपेक्षिक घनत्व होगा तो 19.30 ग्राम सेंटीमीटर क्यू, ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यू। 19.30 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यू क्या होता है? सोने का आपेक्षिक घनत्व होता है। नेक्स्ट है ठोस कोण का, देखिए रेडियन की बात करें, रेडियन की बात करें तो रेडियन का जो इकाई है, रेडियन की जो मात्रक होता है वो होता है कोण। क्या होता है? कोण। और ठोस कोण की बात करें तो इसका जो मात्रक होता है वो स्टेरेडियन होता है। देखिए धीरे धीरे हम कहाँ पर पूरे के पूरे 333 क्वेश्चंस को कंप्लीट कर चुके हैं। आप लोगों ने उम्मीद की थी कि इतने प्रश्नों को इतनी जल्दी से हम कर पाएंगे और हमने कर भी दिया। तो उम्मीद है आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। सब्सक्राइब करना है करिए, ना करना मत करिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन आप लोग क्लासेस को लेते रहिए। ये जो मैं क्लास दे रहा हूँ ना, 111, 222, 333, 400, ये आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होंगे। पेपर में यहाँ से क्वेश्चन आपको छपेंगे। तो बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।